अगला परमवीर चक्र हमारी रेजिमेंट के लिए मैं लेकर आऊंगा। 1971 की वॉर की जब बात होती है, बैटल ऑफ बसंतर हुआ जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा टैंक बैटल था। बांग्लादेश में हमारी फोर्सेस वर्सेस उनकी फोर्सेस का अगर आप पैरिटी देखें तो उनकी फोर्सेस ज्यादा थी। और अगर ये 3 टैंक सर किसी भी वजह से हार जाते हैं तो योर ब्रिज हेड वुड हैव फॉलन। इंडिया के पास मुंह दिखाने को जगह नहीं होती। गेम चेंजर था ये। बसंतर में एक हमारा हीरो टैंक, सेंचुरियन टैंक चलाने वाले अरुण खेतरपाल जी, और 21 साल का लड़का सर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के आया। इनके टैंक का नाम भी फामगुस्ता। अरुण खेतरपाल जी के टैंक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ही अटैक फ्रॉम मल्टीपल पोजीशंस, और ऐसा लगा दुश्मन आर्मी को कि शायद कई सारे टैंक आ गए हैं। इट्स अ गुड डिसेप्शन कि आप एनिमी को मिसलीड कर पाए कि टैंक। अब हुआ ये था कि अरुण खेतरपाल का टैंक फर्स्ट वाला जो पार्टी थी उसमें नहीं था। मनोज सिंह ने डिसीजन लिया कि एक ट्रुप और रिलीज करो। ये जो सेकंड ट्रुप रिलीज हुआ इसमें अरुण खेतरपाल का टैंक था। इनके सामने आ गए 10 से 12 टैंक। इट वाज 3 टैंक वर्सेस 10 टैंक्स। अब इस सिचुएशन में 5 से 8 टैंक ऑलरेडी मार चुके थे अकेले फामगुस्ता से। तब उनके टैंक में एक गोला लगता है जिससे आग लग जाती है। अरुण तुम्हारा टैंक चल रहा है, अबैंडन टैंक राइट नाउ। और वो कहते हैं कि आई विल नॉट रिट्रीट क्योंकि मेरी गन चल रही है। No sir, I will not abandon my tank. My gun is still working. I'll get these bastards. Fire! आप कोई वॉर जीत ही नहीं सकते जब तक इस तरह के जुनून वाले वेलर्स ना हो। अब हुआ ये था कि बॉर्डर पे हालात बहुत नाजुक है। हर एक थोड़ी देर में पाकिस्तान साइड से एक इल्यूमिनेशन आकाश में जाती थी जिससे कि वो अंधेरे रात में भी पूरा का पूरा विजुअल बन जाए कि कौन कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। और सबसे बड़ी जो हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही थी जब ये बसंतर रिवर के ऊपर ब्रिज हेड बनना था, ये सारी लड़ाई उस ब्रिज हेड की है। कैप्टन रविंद्रनाथ गुप्ता जी को खुद माइनफील्ड में घुस करके वहां से माइंस क्लियर कर पाए। 16 दिसंबर सुबह 2:30 बजे तक एक इतना लेन क्लियर हो गया था जहां से टैंक निकल पाए। देखिए, आप इतने लेन के बीच में अकेले एक मेजर साहब काम कर, इट्स नॉट इजी। यस। सो सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिसंबर को हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि अटैक होगा, रादर हम ये चाह रहे थे कि 3 दिसंबर को ये फ्रंट खोल दें क्योंकि हमारी पूरी तैयारी थी। आपको क्या लग रहा है, हमें नहीं पता था कि वो वापस आके स्ट्राइक करेंगे। 3 दिसंबर को इन्होंने हम पर अटैक किया था। क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ से एक लीक आउट खबर करी गई थी जानबूझ के। वी गॉट अ ब्यूटीफुल एडवांटेज। रात के 3 बजे टैंक पहुंच गए नदी तक। फेमस कोट हनूत सिंह जी का आता है कि इफ वी डोंट क्रॉस टुनाइट, सुबह 8 बजे के आसपास क्या हुआ था। ही टुक दैट डिसीजन कि वी विल गो थ्रू द माइनफील्ड। जब अरुण खेतरपाल के जो फादर थे वो नासिर से मिलते हैं, ही सेज सर आई एम द मैन हु योर सन। तब नासिर ने उसको बोला बहुत 1971 की वॉर की जब बात होती है तो हमें ईस्ट पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश के बारे में और ईस्टर्न बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन उसी समय इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे बैटल ऑफ बसंतर हुआ जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा टैंक बैटल था। इस वॉर के बारे में आज तक पूरी दुनिया की मिलिट्री एकेडमियाँ पढ़ती है और उससे लेसन्स लर्न करती है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, आज आप हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं इस इवेंट, इस वॉर को डिस्कस करने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम ग्लैड टू हैव यू बैक ऑन द पॉडकास्ट। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा एक बात, वॉर्स पहले भी हुई हैं, हमारे दौरान भी हुई हैं और होती रहेंगी, बट कुछ एक वॉर्स ऐसी होती हैं जो एक नया मुकाम हासिल करती हैं। ईस्ट पाकिस्तान वाली वॉर भी अपने आप में एक बड़ा मुकाम है। पता है क्यों? 13 दिन में आपने एक नई कंट्री बनाई है। आप उस कंट्री के ऊपर कब्जा कर सकते थे, आपने नहीं किया है, ये भी एक मुकाम है। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर। कोई कंट्री आज तक ऐसी हुई नहीं है कि जिसने दूसरी जगह पर जमीन पर अटैक कर कर जमीन के ऊपर कब्जा किया हो और उसको छोड़ दिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आती है बात कि जब टैक्टिकल वॉर की बात कर रहे हैं, एक सुपीरियर आदमी, सुपीरियर आर्मी, मैं जानबूझ के ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। बांग्लादेश में उस समय हमारी फोर्सेस वर्सेस उनकी फोर्सेस का अगर आप पैरिटी देखें तो उनकी फोर्सेस ज़्यादा थी। तो हमारे 20-22 हज़ार सैनिकों ने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए। आप सोचिए,
एक सिर्फ एक अकेले इंसिडेंस ने उनको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। हालांकि कंबाइंड इफेक्ट काफ़ी चीज़ों का होता है, बट ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि हमारी एक लेस देन अ बटालियन पैरा ब्रिगेड से जब वहाँ लैंड होती है तो दिखाया ऐसा गया कि एक ब्रिगेड लैंड हो गई है। एंड वहाँ पर दुश्मन का विल जो होता है ना, दैट गॉट। दुश्मन कभी भी लड़ाई हर तरह की लड़ लेता है आमने सामने से, एक अच्छी लड़ाई लड़ सकता है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि कोई दुश्मन लड़ाई नहीं लड़ पाता होगा, बट जब वो दुश्मन अपने आप को अपने पीठ के पीछे, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस पैरा फोर्सेस जब पीछे आकर गिर जाती हैं, पीछे से घेर लेती हैं, वहाँ आपका मनोबल टूटता है, वहाँ आपका मोराल डाउन होता है। और सच बात यह है, आपके अंदर एक अजीबोगरीब घबराहट आ जाती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि अब मेरे पीछे से पता नहीं कब कौन कैसे मार दे। वो जो घबराहट है, दैट मेड नियाजी टू एक्चुअली सरेंडर, कि मैं आगे से तो लड़ पा रहा था, ये पीछे का क्या करूं। सडनली नाउ नियाजी हिमसेल्फ प्रोबेबली वाज अनसेफ। ये भी एक मुकाम है। आ गई बात, आपने बसंतर की बात कर ली। बसंतर की लड़ाई अगर मैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, टैंक बैटल हर जगह होती हैं, लेकिन अगेन एक सुपीरियॉरिटी होने के बावजूद एक छोटे टैंक ने किस तरीके से बड़े लोगों को डाउन कर दिया। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, पैटर्न टैंक हमारे लिए एक हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम उससे डरते नहीं थे, नाम था, यूएस का टैंक है। हाँ, यूएस का टैंक है, हमारे सेंचुरियन टैंक है। ठीक है, हमें अपनी सुपीरियॉरिटी पता है, लेकिन एक जो हुआ क्रिएटेड था पैटर्न, जनरल पैटर्न का नाम रखकर अगर कोई टैंक बना रहा है और दे रहा है, that had a psychological pressure on you. पैटर्न विनर रहा है भाई, वो आपको छोड़ेगा नहीं, उसमें सब कुछ है, एक एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा, अबव ऑल यूएस की एक उसके अंदर ताकत है। यूएस को अपने आप में लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे, बट सडनली हमने रियलाइज किया कि ऑन ग्राउंड जब बैटल की बारी आती है तो अकेला टैंक सब कुछ नहीं है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन, क्योंकि उस मशीन को बनाने वाला भी मैन था, उस मशीन को हराने वाला भी मैन ही होगा। दैट इज़ वाई यू फाइंड कि बसंतर बैटल इज कोटेड टॉट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। इंडिया में तो अब हम भूल गए, क्योंकि आजकल की वॉरफेयर काफ़ी आगे बढ़ गई है। टैंक बैटल्स आजकल कहाँ हो रही हैं? आजकल टैंक बैटल सुपीरियॉरिटी के लिए हो रही हैं, स्पीड के लिए हो रही हैं। मेरे टाइम में या बसंतर के टाइम में अगर आप बात देखें, एक टैंक मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फिनोमिनल अगर हम देख सकते थे 10 से 12 किलोमीटर पर डे। आजकल हम 150 किलोमीटर की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। सो सब चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो उस टाइम के उस सिचुएशन में वो टैंक बैटल किस तरह से की गई और एक छोटी फोर्स ने एक एबनॉर्मल बड़ी फोर्स को किस तरह से हराया, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टॉट। और सर आप सही कह रहे हो कि पूरी यूनिट की बात होती है, क्योंकि एक बसंतर में एक हमारा हीरो टैंक, सेंचुरियन टैंक चलाने वाले अरुण खेतरपाल जी, लेकिन उससे पहले किस तरह से माइनफील्ड ऑपरेशंस होते हैं, किस तरह से इंजीनियरिंग ऑपरेशंस होते हैं, किस तरह से एक एक टैक्टिकल लेवल पे हर एक स्टेप प्लान करा जाता है और कैसे माइनफील्ड्स को चीर करके टैंकों को वहाँ पहुँचाया जाता है। ये पूरा का पूरा आज डिस्कशन करेंगे, पर इस सब में जाने से पहले सर, ये बसंतर और शकरगढ़, इनकी जियोग्राफिकल उस समय इम्पोर्टेंस क्या थी? ये बैटल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बैटल क्यों था 1971 में? अगर आपको एज अ लेमैन समझाऊं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको समझने में। हाँ जी। आप ये समझ लीजिए, जो माइक है ना, ये मेरा जो माइक है, हाँ, ये माइक अपने आप में बॉर्डर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। अगर ये मेरा हाथ पाकिस्तान है और ये हाथ मेरा हिंदुस्तान है। पाकिस्तान को शकरगढ़ बल्ज में सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये हाथ ऐसे था, मतलब उसके इस टेरिटरी को सीधे के बजाय वो मेरे अंदर तक आकर बाहर जाती, एक चाकू की तरह, एक डैगर की तरह, एक वी शेप इंडिया की तरफ। सो उसमें उसको सबसे बड़ा इस तरह के जो बल्ज होते हैं ना, इसमें फ़ायदा एनिमी को ये हो जाता है, या जो भी बल्ज जिसकी भी तरह, तो इसमें वो बल्ज का एडवांटेज पाकिस्तान को था कि आप इंडिया के ऑलरेडी 30 से 40 किलोमीटर अंदर हैं एज अ बॉर्डर, और आपके पास बाकी स्कोप है। अब इसके वजह से सबसे बड़ा फायदा, जैसे आप इसमें देख लीजिए शकरगढ़, ओके, शकरगढ़ बल जो आपने ब्लू में दिखा रखा है, मैंने जैसे बताया, देखिए ये एनिमी का एरिया हमारे अंदर को आ रहा है, और इसलिए हम पाते हैं कि इसको बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलता
कि वो हमारे को कंप्लीट जम्मू को कट कर सकता है, पंजाब से हिंदुस्तान से। क्योंकि अगर मैं ऊपर से नीचे लेकर आऊं आपको, अगर आप तो आंख बंद करके 2 सेकंड को विजुअलाइज करें, तो जम्मू अगर ऊपर है, जम्मू से नीचे सांभा ले लीजिए, सांभा से नीचे कठुआ ले लीजिए, कठुआ से नीचे आप पठानकोट ले लीजिए, और पठानकोट से नीचे आप अमृतसर या गुरदासपुर ले लीजिए। सो अगर ये जो एक कटार की तरह पाकिस्तान को एडवांटेज है मेरे अंदर को, और अगर वो थोड़ा सा भी अंदर और आता है, तो मेरे ख्याल जम्मू इज आई थिंक जस्ट अबाउट 40-50 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, यस, अराउंड दैट मच। अगर मैं नीचे वाली साइड चला जाऊं तो वो मेरे ख्याल 70-80 किलोमीटर आएगा। पठानकोट 50 किलोमीटर। हाँ, ये सब इसी रेंज में है। ठीक है। और जैसे हम नक्शे में देख सकते हैं, जो NH1 है वो बहुत ही पास है शकरगढ़ के, यानी कि वहां से सप्लाईज कट करना बहुत आसान हो जाता है। इट इज नॉट मैटर ऑफ सप्लाई, इट इज टोटल कट। टोटल कट, यस। सप्लाई तो मैं फिर बाय एयर भी कर लूंगा, हाँ, बट अदरवाइज इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है आपकी। राइट। तो रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच सकते, मतलब रीइंफोर्समेंट छोड़िए, कुछ भी नहीं पहुंच सकता। ये एक एडवांटेज उनको है उस समय की, अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर पाकिस्तान को, या हमें लगता है कि एडवांटेज है, तो पाकिस्तान को तो ज़रूर पता है कि एडवांटेज है, यहीं पर तो सब कुछ करना है, जहां आप कम से कम दूरी चलकर सबसे ज़्यादा डैमेज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस जगह पर किसी भी तरह का नेशनल हाईवे के ऊपर आकर कब्जा करते हो, रोक डालते हो, जो मर्जी है कर लीजिए, अगर आप करते हो, तो ये थोड़ी ना कि आप यहीं करते रहोगे, फिर आप जम्मू वाली साइड में भी कुछ करोगे, अखनूर वाली साइड में भी करोगे, पुंछ राजौरी साइड में भी कुछ करोगे। और उन सबको जब ये पता है कि आप कट ऑफ हो, तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपके पीछे कुछ है ही नहीं। इट इज़ अ वेरी वेरी मेजर मोरल। और ये वो वाली बैटल्स हैं ज़मीन की, जहाँ पर एक बार ज़मीन का हिस्सा अगर कोई ले लेता है, तो उसको वापस हासिल करने में दुगनी ताकत नहीं, तिगुनी ताकत नहीं, 10वीं ताकत लगाओ, तब भी शायद ना मिले। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके फेवर में नहीं होती है। इसलिए इस बल्ज की इंपॉर्टेंस है, और हमें भी, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये बल्ज जो आगे को हमारे अंदर को घुसा चला आ रहा है, अगर हम इसको दोनों साइड से काट दें, जम्मू वाली साइड से और नीचे पठानकोट वाली साइड से, तो हमें भी एडवांटेज है। लेकिन दैट इज़ वाई इट वॉज कॉल्ड एज द बिगेस्ट बैटल ऑफ टैंक, क्योंकि उन्होंने भी और हमने भी, उन्होंने इस बल्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर इतनी डाली हुई थी, इतनी तादाद में डाली हुई थी, कि वो हर तरह की कंटिजेंसी केटर फॉर करता है। कि सामने से दैट अमाउंट्स टू के पठानकोट, कठुआ, सांभा वाली साइड से अगर हम अटैक करते हैं तो सामने फ्रंटल हो जाएगा। अगर हम ऊपर नॉर्थ से जम्मू से करते हैं तो वो नॉर्दर्न हो जाएगा, उसके लिए भी उन्होंने आर्मर रखी हुई थी। और अगर हम पठानकोट नीचे गुरदासपुर वाली साइड से करते हैं तो वहां पर भी उसने आर्मर रखी हुई थी। एंड दैट इज व्हाई ही वाज फाइटिंग विद नियरली 2 आर्मर्ड डिविजन्स इन दिस एरिया। तो सर, जब ये बैटल हुई थी, जो 15 और 16 दिसंबर 1971 का जो समय था, और मेरे ख्याल से इसका बिल्डअप स्टार्ट हो गया था कहीं ना कहीं 11 या 12 दिसंबर से, तो इस बैटल में मैंने जैसे ये पहली बार देखा कि अच्छा, ये बसंतर का जो बैटल है ये पाकिस्तानी सॉइल पे हुआ है असल में। तो उस समय क्या हम अग्रेसर थे, क्या हम आगे बढ़ रहे थे पाकिस्तान की टेरिटरी कैप्चर करने के लिए, या एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था ये? नहीं, देखिए, जब वॉर सिग्नल्स आपको मिलते हैं, वॉर क्लाउड्स आपको एनालाइज करते हैं, तो आपको दिख जाता है कि हो क्या रहा है। वॉर स्टार्ट हुई थी ईस्ट में, बिल्कुल। बड़े जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिसंबर को इन्होंने हम पर अटैक किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमारे यहाँ से एक लीक आउट खबर करी गई थी जानबूझ के कि हम 6 तारीख को अटैक कर रहे हैं। और उसका हमें फ़ायदा ये मिला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये प्रोड्यूस हो पाया कि लड़ाई हमने शुरू नहीं करी, इन्होंने शुरू करी 3 तारीख को। इन्हें लगा कि हम सब कुछ ये तैयारी कर कर बैठे हुए हैं, इस समय कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, उससे पहले हम इनको उसी जगह मार देंगे। जबकि ये हमारे उस ट्रैप में आए बेसिकली। इट वाज, आज हम ये बात को बोल सकते हैं। यानी कि जैसे आपने कहा कि 3 दिसंबर को हम ये एंटीसिपेट कर रहे थे कि अटैक होगा, रादर हम ये चाह रहे थे कि 3 दिसंबर को ये फ्रंट खोल दें, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी थी। मैं 3 दिसंबर को नहीं पकड़ूंगा अगर सही बात, क्योंकि कौन किसने दिन करेगा ये नहीं बताया। लेकिन ये लीक आउट करना कि हम 6 तारीख को प्लान कर रहे हैं,
This is what they could have come on third, they could have come on fourth, they could have come on fifth, they could have come on second. बट जब हम लीक आउट करते हैं तो ये वो वाली बात होती है कि एज अ बॉक्सर अगर आप को मैं अपना फ्रंट 1 सेकंड को दिखाता हूं तो मुझे मालूम है कि अगर मैंने लेफ्ट वाला फ्रंट दिखाया तो आप मेरे लेफ्ट ही साइड मारोगे, राइट वाला तो मेरा हाथ लगा हुआ है ना। हाँ तो मैं आपको फ्रंट खोल के दिखाता हूं। सेम गोज जब आप लीक आउट कुछ करते हो कि आप उसको कमिट करते हो कि वो किसी तरह कमिट कर जाए, और वो कमिट उसने वहां किया, हम यहां पर एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ही हैज सरप्राइज्ड अस, राइट, बट यस वो इधर ही एग्जैक्टली करेगा और बाकी जगह नहीं करेगा, ये वाज पार्ट ऑफ सरप्राइज। द वे इट हैपेंड, द वे इट मोबिलाइज्ड इट्स फोर्सेस। यस, So that is where I also feel कि third was not known to us, but it happened before sixth. We got a beautiful advantage. हमें बहुत बड़ी advantage मिली in diplomacy and international affairs कि देखिए जी हमने नहीं, और सभी countries सिर्फ यूएन इंक्लूडेड चुप इसीलिए रहता है कि शुरुआत किसने करी। अगर रशिया ने शुरुआत करी थी एक्सरसाइज की, इसलिए रशिया को क्रिटिसिज्म मिला। Right. ऐसा नहीं है कि सब लोग उसके साथ थे, बट अपने आप में जो शुरू करता है वो गलत पाया जाता है। तो सर ये 15-16 तारीख की जो ये बैटल हुई तब तक क्या सर्कमस्टांस बना था, क्या ये मूवमेंट क्या हो रही थी लोकली उस समय, टैक्टिकल, और किस तरह से आगे बढ़ रहे थे हम उस समय? नहीं देखिए, जो हमने फर्स्ट काम करना शुरू किया था दैट वाज फ्रॉम द टॉप साइड, दैट इज 54 डिव को बोला गया था कि चलिए जी आप ऊपर से आइए, शकरबर्ग के अंदर वाली साइड में कुछ इलाकों को जो पिन पॉइंटेड थे उनको आपने कैप्चर करना था। कुछ ने कैप्चर किया, कुछ ने कैप्चर नहीं किया। जब कैप्चर नहीं होता है तो उसका लिंकअप होना अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमने अपनी फोर्सेस को कमिट नहीं किया बट उनको एग्रेसिव पोस्चर्स में रखा, डिफेंसिव पोस्चर्स में, ऑफेंसिव डिफेंसिव पोस्चर में उनको रखा कि हम तीनों साइड से आ सकते हैं, आ रहे हैं। बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड हम शुरुआत में एक ही साइड से आए, बाद में हमने दूसरी साइड नीचे से भी 39 डिव जो थी उसको हमने इस्तेमाल किया, दैट इज फ्रॉम द फ्रंटल साइड, सो दैट ये दोनों लिंक कर पाए। और जैसे ही वो लिंक करेंगी, कोई भी फोर्स जब लिंक कर पाती है तो उसको एक्सपैंड करना आसान हो जाता है। सो हमारे लिए जो तकलीफ हुई वो तकलीफ हुई 13-14 को, कि जब हमारी प्रोग्रेस जो हो रही थी वो उस स्पीड से नहीं हो पाई जो हम चाह रहे थे। कुछ सक्सेस मिली, कुछ सक्सेस नहीं मिली, और सबसे बड़ी जो हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी जब ये बसंतर, ये जो रिवर के ऊपर जो हमारा ब्रिज हेड बनना था, ये सारी लड़ाई उस ब्रिज हेड की है। और ब्रिज हेड वो होता है कि एक रिवर है, रिवर के पार आप हो एज अ एनिमी, रिवर तक मैं आ गया हूँ। हाँ, सो जब मैं रिवर तक आ गया हूँ तो रिवर तक पहुँचने के बीच में माइनफील्ड लगी होती है। अब मुझे इस माइनफील्ड के अंदर जाना है, उसका जो अपने साइड वाला, रिवर के अपने साइड वाला बंद है, जो तट है, उसको कैप्चर करना है, पानी क्रॉस करना है, पानी क्रॉस करके दूसरे वाले साइड का बंद जो है उसको क्रॉस करना है, उस पर भी एनिमी बैठा होता है, और उसके बाद उसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो बैठे होते हैं। यानी कि मैं इसको तोड़ूं अगर, तो रावी रिवर जैसे हम देख पा रहे हैं, Yes. तो इसके इस तरफ तक हम तट के पास पहुंच गए, लेकिन 3 किलोमीटर तक माइनफील्ड लगा हुआ है, तो पहले आपको वो माइनफील्ड क्लियर करके तट तक पहुंचना है। यस, फिर एक ब्रिज लगाना है, जो ब्रिज हेड आपने बताया, जो टैंक्स डिवीजन के थ्रू बनता है, वो ब्रिज हेड जिसके ऊपर टैंक मूव करके दूसरी तरफ जा पाए। उधर के तट पे जो एनिमी का मूवमेंट है उसको साइलेंट करके, उसके आगे भी माइनफील्ड होगा, उसको क्लियर करते हुए फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था, जो रवि रिवर के ऊपर ब्रिज हेड बन रहा था, ये बैटल ऑफ बसंतर, सारा ये बैकड्रॉप है। यस 100%, सिवाय इसके कि अगर आप तट क्रॉस कर लेते हैं तो तट क्रॉस करने का मतलब रिवर क्रॉस करी, उसका बंद आएगा, बंद के बाद आपको माइनफील्ड नहीं मिलेगी क्योंकि वो एनिमी की साइड है। हाँ, वहां से फिर क्लियर हो जाएगा। फिर वहां फिर अब आप फटाफट जाकर ऑक्यूपाई करेंगे। हाँ, आप एक ब्रिज हेड बनाएंगे, हेड हाँ, बनाएंगे, और आप उसमें माइंस लगाएंगे कि अब एनिमी ना आ पाए। हाँ, क्योंकि जब आप ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं तो एनिमी का और आपके बीच में लड़ाई जो है वो सिर्फ एक चीज की है, स्पीड। या तू मेरे से तेज है या मैं तेरे से तेज हूं। अगर आपको मैं बड़ा अच्छा याद दिलाऊं इसका एनोलॉजी, कि लद्दाख में काला पहाड़
पर एक साइड से चाइनीज चढ़ने शुरू हुए थे और एक साइड से हमारे विकास वाले चढ़ने शुरू हुए थे। हम ऊपर पहुंच गए, तुम रह गए। बैटल का शेप चेंज हो गया क्योंकि हमने स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले लिया। क्योंकि आप दोनों चढ़े तो एक दोनों तरफ से थे, लेकिन आप पहले पहुंचे और आपने देखा पेंगोंग त्सो से इमीडिएटली उन्हें हटना पड़ा। सेम गोज फॉर दिस कि अगर इस स्पीड में, क्योंकि आपके लिए सारे रोड़े रखे हैं, वो जो जनरली ना 1 से 1.5 किलोमीटर की माइनफील्ड लगती है, यहाँ इन्होंने 3-3 माइनफील्ड लगा रखी, विच इज शोइंग तैयारी। देखिए वही मैं एज अ आर्मी उनकी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्हें पूरा पता था कि हाँ जी ये अगर आएंगे तो यहाँ जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हम कहीं से जाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने ये अपने आप को सेव किया था। अब जो स्पीड जो आप ब्रिज हेड की बात कर रहे हैं, जैसे ही आप माइनफील्ड को अप्रोच कर रहे हैं तो वो 1, 1.5, 2, 2.5, 3 किलोमीटर ये सारा पार्ट ऑफ ब्रिज हेड बनता जाएगा। क्योंकि इसके अंदर से आपने इन्फेंट्री सेफ लेन बनानी है, इसके अंदर से व्हीकल सेफ लेन बनानी है, आपने इसमें आर्मर सेफ लेन बनानी है जिसमें से आर्मर इंडक्ट होगी। ये सब का काम कौन करके देगा? ये सारा काम हमेशा इंजीनियर्स करके देता है। एंड इंजीनियर, अब वही वाली बात है, कहने के लिए ठीक है इंजीनियर्स वाले चौधरी साहब उसमें मारे गए और उनको वीर चक्र भी मिला, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा। बट ऐसा नहीं है कि उनका रोल किसी परमवीर चक्र से कम था। ये मेरा अपना आकलन है। हर आदमी जो मरता है अपने देश के लिए वो परमवीर चक्र से कम नहीं है। ठीक है, हम सबको दें ना दें वो एक अलग बात होती है, बट अपने आप में ऐसा कोई ऐसी सर्विस, आप इसमें आर्टिलरी का रोल देख लीजिए, इंजीनियर्स का, तो मैंने आपको, इंजीनियर्स के बिना तो आप एक कदम नहीं चल सकते। उसमें इन्फेंट्री का रोल देखिए, मैं आपको बताऊं इस पर्टिकुलर ब्रिज हेड के लिए, ब्रिज हेड की रेकी करनी पड़ती है कि मैं कहाँ से जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। उस इंजीनियर कॉलम को प्रोटेक्शन देनी होती है कि भाई उसके ऊपर फायर ना आए, उसको तो भाई देखिए उसने काम करना है। अच्छा, उसके ट्रॉल टैंक आने हैं जिन्होंने वो मारना है जमीन पर, ट्रॉलिंग का जो काम करना है जिससे माइंस फट जाए। अब उसको इतने बड़े टैंक को कोई ऐसे थोड़ी ना देगा, कोई भी बीच में से खड़ा होगा माइन फील्ड के अंदर से, नेस्ट या टैंक हंटिंग टीम जो होती हैं वो लेगा, ठां करके मारेगा और गिरा देगा। यही सर्कमस्टेंसेस डॉक्यूमेंट करे गए हैं कि अच्छा, हर एक थोड़ी देर में पाकिस्तान साइड से एक इल्यूमिनेशन आकाश में जाती थी जिससे कि वो अंधेरे रात में भी पूरा का पूरा विजुअल बन जाए कि कौन कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। एंड कांस्टेंट फायर, मशीन गन फायर के आवाज़ पूरी रात, उस समय 14-15 की रात को पूरी रात मशीन गन के फायर, जैसे आपने बताया कि बीच में से उठ करके कोई भी अटैक कर देता है, आर्टिलरी सपोर्ट, ये सारी के सारे सर्कमस्टेंसेस के बीच में अब ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच जिसको जहाँ से आपने माइन हटाने, नॉट ओनली माइन हटानी है, माइन हटानी है इस सर्कमस्टेंस में कि HMG, LMG, MMG का फायर कंटिन्यूअस चल रहा है। हाँ, और इसका कोई पता नहीं कि वो तेरे तरफ चल रहा है या साइड वाले की तरफ चल रहा है, वो बिल्कुल चलाए पड़ा है, क्योंकि उसे मालूम है कि आप आ गए हो। पहली बात जो आप मिनी फ्लेयर्स और लाइटिंग अप वाली बात कर रहे हो, वो इसलिए करी जाती है कि आपकी मूवमेंट कहाँ तक आ गई है वो डिटेक्ट होनी है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, आप किस इलाके में पहुंच गए हो, क्योंकि आर्टिलरी वाले ने अपने जो डिफेंसिव फायर उस जगह के लिए रखे हैं, पाकिस्तान आर्टिलरी की बात कर रहा हूँ, वो DF जो है वो एंगेज करेगा, उसके ऊपर 1 राउंड गन फायर, 2 राउंड गन फायर लेकर आएगा। और वो जब आर्टिलरी फायर जब आता है तो मैं आपको बड़ी मतलब अच्छी बात बता सकता हूँ एज अ आर्टिलरी ऑफिसर, आर्टिलरी फायर द विल टू फाइट। वो ग्राउंड मेरे से 20 कदम दूर गिरा हो या 200 कदम दूर गिरा हो, वो जो धरती की कंपन आपके पैरों में आती है, इट इज नॉट स्केयरिंग, इट इज। हर आदमी 1 सेकंड को, अगर वो एक्लेमेटाइज ना हो, 1 सेकंड को ये जरूर सोचता है पीछे मुड़ने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह के एक गोलियां चल रही हैं, एक आर्टिलरी फायर आ रहा है, ऊपर से वो जो टैंक हंटिंग टीम्स जो हैं वो तो खैर आप इवन अगेंस्ट जो मैन पावर चल रही है उसके ऊपर भी। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए ना कि वो आदमी जो माइन फील्ड को क्लियर कर रहा है, उसके हाथ में मशीन है, उसके कान में वो है, वो लेके चल रहा है। अच्छा, चलते चलते उसने डिटेक्ट करी है, डिटेक्ट करने के बाद या तो उसे वहाँ फोड़ना है, या उसे निकालना है, या उसे डिसआर्म करना है। अब इस काम के लिए बैठना तो पड़ेगा। हाँ, आपको पता है पता नहीं कहाँ से गोलियां चल रही हैं। अभी 2 सेकंड पहले बाएं वाला बंदा ठां करके गिरा है
किसी के पैर में लगे चिल्ला रहा है, ये बड़ा डिस्टर्बिंग सर्कमस्टांस होते हैं जिसमें आप ये सारा काम जब कर रहे हैं ना, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं कि ये सब आपने देखा हुआ है। जैसे कि जनरल हनूत सिंह जो थे वो ट्रेंड थे, उन्होंने 65 और लड़ी हुई थी, ही कैन टेक बिगर डिसीजन, बट वो हर जवान के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा, ब्रिज हेड ऑपरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस। टैंक टू टैंक बैटल में कम से कम आपको ये पता है कि उसकी MMG मेरा कुछ नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि हमारे टैंक्स में प्रूव भी हुआ सेंचुरियंस के अंदर, कि उनके टैंक ने मेरे टैंक को उड़ाया नहीं, मतलब वो छेद नहीं कर पाया, वो इम्प्रेग्नेट नहीं कर पाया, जबकि हमारे वाले कर गए। चाहे वो कैनेटिक एनर्जी की वजह से बोलिए, कुछ भी ऐसा प्रूव हुआ उस समय कि 600 से 800 मीटर दूर पर हमारा टैंक अगर उनके टैंक के ऊपर फायर करता है, छेद करके अंदर गोला अंदर घुस जाता, वो टैंक गया, आग नहीं लगाता, फिर वो गया, बड़ी सीधी। सो इसी तरह जब मेरा इंजीनियर्स वाला बंदा काम कर रहा है, पहले ज़माने में आपको भी याद होगा बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होते थे, बिल्कुल, देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज बुलेट प्रूफ जैकेट, द ओनली थिंग गिवन टू यू वाज द हेलमेट, आपका हेलमेट होता था। सो देखिए, डर तो है, और उस डर में इस तरह का काम करना, जिसको हम बोलते हैं ना, जब पीस टाइम में हम बैटल इनॉकुलेशन करते हैं, आप कभी एक बार अटेंड करके देखिए, और जिसको जहाँ जहाँ जैसे जैसे मौका मिले वो भी अटेंड करे, देखने वाले जो हैं। वो जो डेफनिंग नॉइस आ रही होती है ना, अच्छा वहाँ से MMG चल रही है, ठा 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 ठा, आप थोड़ी देर बाद ठीक हो जाओगे, ठा 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 है, डम, और बोले क्या हुआ, हालांकि वो बम इधर कहीं फटा था, और वो तो हम GC स्लैब फाड़ रहे होते हैं मैदान, अभी वो कुछ हुआ ही नहीं था, तब तक वो RL ने उसे ठम। अब ये जो 4-5 ठम होते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद ना एक सन्नाटा सा छाता है कानों में, तो सिर्फ आवाज आती है सुन, उसको ओवरकम करने में टाइम लगता है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज डेफनिंग नॉइसेस। आपको गूंगा कर देती है, गूंगा नहीं बहरा कर देती है, आप बहरे हो जाते हो। मैं गूंगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद आपके मुंह से भी कुछ नहीं निकलता, और इस सर्कमस्टेंस में आप बिना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट के और आप काम कर रहे हो, माइन निकाल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ, चलिए आप बड़े किस्मत वाले थे, आपको माइन मिल गई, बैठना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल, उसको डिसआर्म, डिसमेंटल, जो वर्ड इस्तेमाल कर लो। चलो मैं कहता हूँ मत करो, उसके ऊपर वो लगाकर उसको फोड़ना भी तो है, बिल्कुल, अगर फोड़ना है तो वो लगाना है आपने, और लगाने के लिए फिर पीछे हटना है, फिर उसको इग्नाइट करना है। ये सारे काम आसान नहीं है। जो लोग वो कर रहे हैं ना, मतलब जो कर रहा है वो ही कर पा रहा है। जैसे मैं कह पा रहा हूँ कि अगर आर्टिलरी का नॉइस अगर आपने एक बार सुन लिया नज़दीकी तौर पर, इट किल्स योर विल टू फाइट। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और शायद इसी वजह से ये जो ऑपरेशन था जहाँ पर ये माइंस निकाले जा रहे थे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो हो रहा था कि इसको आगे बढ़ाएं या भी रोक लें, आगे बढ़ाएं या रोक लें। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई किसी ने ये डिसीजन लेने की सोची भी होगी कि रोक लें। पता है क्यों? आई हैव डन दिस ऑपरेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, नॉट वॉर ऑपरेशन। ये जो माइन फील्ड से रिलेटेड और ब्रिज हेड, ये हमारे यहाँ हमने ये बसंतर वाले एरिया में भी प्रैक्टिस करा है कई बार। एक बार जब आप कमिट हो जाते हो ना, वापस आने का कहीं कोई चांस नहीं। वापस आप आते हो, ऐसा नहीं है, ओनली एज ए डेड बॉडी। अगर आपकी वो फ्रंट लाइन जो चल रही थी आगे, माइंस क्लियर कर रही थी, वो बंदा गिर गया, मर गया, वो वापस ज़रूर जाएगा, ये पक्की बात है। लेकिन उसकी जगह लेने के लिए 2 आदमी और आगे जाएंगे। ऐसा क्यों सर? स्ट्रेटेजिकली इसमें से पीछे हटना मुश्किल क्यों होता है? अरे आप पीछे मुड़ के, अभी तो छाती पे ले रहे थे, पीठ पे लोगे, भाई मुड़ोगे तो वो छोड़ेगा थोड़ी ना। तो ये मतलब एक तरह से एक बार आप इस काम में लग गए तो आप वहां पर रुक सकते हो, वापस नहीं आ सकते। आप ओनली अपने आप को फर्दर रीइंफोर्स कर सकते हो, चाहे वो टैंक वाले ले लो, चाहे इन्फेंट्री वाले ले लो, चाहे आप इंजीनियर्स वाले ले लो। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कमिंग बैक। आप उसको और रीइंफोर्स कर सकते हो, रीइंफोर्स कर। और इसीलिए ब्रिज हेड जब कभी भी बनाया जाता है, कभी एक ही जगह नहीं बनाया जाता है, आप सेलेक्ट करते हो, 2 से 3 जगह सेलेक्ट करते हो। अटेम्प्ट किसमें सक्सेस मिली वो आप तेजी से करते हो, जहां नहीं मिली लेना तो उसको भी है। क्योंकि आप अकेले ये मत सोचिए कि आपने 2 टैंक क्रॉस कराने हैं, उसके बाद पीछे पूरी आर्मर्ड डिवीजन आनी है, आर्मर्ड ब्रिगेड आनी है, जो भी आना है।
सो ओवरऑल आफ्टर कमिटिंग इट विल बी अ ब्लंडर कि अगर आप आधे रास्ते में ये बोल दे कि सर फायर हैवी आ रहा है। जब फायर हैवी आता है ना, ये बात बोलता है। ऐसा नहीं है कि वो जो इंजीनियर वाला और इन्फेंट्री वाला है वो नहीं बोलेगा। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप अपने आर्टिलरी को बोलेंगे कि उनके ऊपर फायर कर, ज़्यादा फायर कर। आपके जो माइन फील्ड से अपनी तरफ वाले टैंक हैं, अगर वो रेंज में ले पा रहे हैं तो वो उनको एंगेज करेगा। आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो। जब ये सब कुछ भी नहीं होता तो आप अपने आर्टिलरी को बोलते हो कि स्मोक स्क्रीन लगा, कि एनिमी आपको देखना पाए कि आप किस एरिया में कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि आपकी वो जो आप वेरी लाइट फिस्ट और बाकी जो लाइटिंग वाली बात कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन की, वो सारी की सारी न्यूट्रलाइज करने के यही तरीके होते हैं। क्योंकि किसी एक सेफ लेन में शायद मैं 200 मीटर अंदर चला गया, दूसरे में 50 मीटर गया, तो 200 मीटर वाले को कवर करना जरूरी है क्योंकि वो सक्सेस मिल रही है। सो देर आर वेज बट देर इज नेवर अ वे। आई डोंट थिंक, एटलीस्ट मैंने कभी नहीं प्रैक्टिस करी होगी इस बात की, कि जहां इतना ज्यादा हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट दिखाई गई कि हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, या मे बी हमारे जो सीईओ होते थे वो एक्लेमेटाइज रहे होंगे कि नहीं, मतलब विड्रॉल के बारे में नहीं सोचा। इस रात के लिए, इस ब्रिजहेड के काम के लिए होशियार सिंह जी को जो है परमवीर चक्र मिला था। क्या रोल था होशियार सिंह जी? नहीं, होशियार सिंह वाज अ इन्फेंट्री ऑफिसर बाय द वे, ही वाज फ्रॉम ग्रेनेडियर्स। एंड होशियार सिंह ने सबसे बड़ा जो काम किया वो ये नहीं था सिर्फ कि माइनफील्ड को ब्रीच कर पाया या नहीं कर पाया। ब्रीच तो खैर इन्फेंट्री वाले इंजीनियर्स के साथ करते हैं। होशियार सिंह का काम ये था कि वो जिस तेजी से गया और तेजी से पानी क्रॉस कर कर दूसरे साइड बंद में जाकर वो एक शैलो ब्रिज हेड, तभी तो पीछे के लोग काम कर पाएंगे तेजी से। एक शैलो ब्रिज हेड, एक सेफ एरिया एनिमी वाली साइड में लगाना कि चल भाई एक प्लाटून इधर लग जाओ, दूसरी प्लाटून दूसरी तरफ लग जाओ, तीसरी प्लाटून बीच में रहो, मैं बीच में खड़ा हूं, सबको एक दूसरे को। और हमें मालूम है आपने अगर पानी क्रॉस कर कर दूसरी साइड आपने तट पकड़ लिया, इफ यू हैव ग्रैब्ड दैट, टेक माय वर्ड, यू हैव 90% सक्सीडेड, बाय द वे 90%। बट यू आर 100% श्योर कि अब एनिमी का असली अटैक आएगा आपको वापस भेजने का। आप 100% एश्योर्ड हैं इस बात के। एक 90% सक्सेस इज अ वेरी हाई सक्सेस, लेकिन 100% यू आर गारंटेड कि अब एनिमी तेरे को यहां से उठाएगा। तो ये होशियार सिंह जी को पता था? जी हाँ। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उनका जो काम था वो ये था कि उन्होंने जो क्रॉस किया, क्रॉस कर कर एक शैलो ब्रिज हेड बनाया, उस ब्रिज हेड को जिसके ऊपर दन फायरिंग आ रही है, आर्टिलरी फायरिंग आ रही है, आरएल फायरिंग आ रही है, ऊपर से टैंक की भी फायरिंग आ रही है क्योंकि टैंक्स इंडक्ट हो गए उतनी देर में, क्योंकि इन्हीं टैंक्स ने आगे आना है और वो टैंक्स एक सेफ डिस्टेंस से आपके ऊपर फायर करते हैं ताकि आप वापस वार ना करें। ऑब्वियसली कि भाई आपके जो आरएल शारएल हैं वो काम ना आए। और ये वाला जो फर्स्ट वाला जो फेज होता है ना, इसमें आपके आरसीएल वगैरह जो गाड़ियां वाड़ियां हैं वो नहीं जाती, ये सिर्फ आप मैन पैक जाते ऑन फुट, चाहे वो वाटर एक्सपीडियंट्स के द्वारा क्रॉस करें, अगर पैदल क्रॉस कर सकते हैं तो पैदल क्रॉस करें, वगैरह वगैरह। लेकिन इस ब्रिज हेड की जो शैलो ब्रिज हेड इन्फेंट्री बनाती है, इसकी वैल्यू मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरे ऑपरेशन से ज्यादा सक्सेस है। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप समझ लीजिएगा आपका ब्रिज हेड इज लॉस्ट। क्योंकि एक बार अगर एनिमी के इमीडिएट काउंटर अटैक में आप आ गए तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब आप अपना ब्रिज हेड उस जगह बना पाओ। फिर आपको कोई दूसरी जगह लेनी पड़ेगी, तीसरी जगह, जहां भी आप ट्राई कर रहे हो, जो मर्जी आए करते रहो। तो इन्होंने और जितना मैं पढ़ रहा था, मल्टीपल वेव्स ऑफ अटैक उस रात को आए, जैसे मैं बोल रहा हूँ। और मल्टीपल वेव्स ऑफ अटैक में ये नहीं होता है कि सिर्फ फिजिकल अटैक आए। द अटैक इज बाय द टैंक ऑल्सो, द अटैक इज बाय द आर्टिलरी ऑल्सो। आप एक प्लाटून को आप कितने मीटर में लगाओगे? 300-400 मीटर के अंदर, 600 मीटर के अंदर। बट उसके ऊपर अगर 300 मीटर पर एक दन आर्टिलरी आ रही है, उस समय कोई 1 राउंड गन फायर नहीं बोलता है, फिर होता है 5 राउंड गन फायर। क्या होता है 5 राउंड गन फायर? 5 राउंड गन फायर का मतलब होता है कि 18 गन एक रेजिमेंट की 18 गन एक रेजिमेंट की 5-5 राउंड फायर करेंगी, यानी 90 गोलियां जी। और ऐसी एक रेजिमेंट अकेली नहीं करेगी, 4 से 5 रेजिमेंट करेंगी, क्योंकि क्रिटिकलिटी आई हुई है। पाकिस्तान या एनिमी भी जानता है कि अगर ये शैलो ब्रिज हेड
थोड़ी देर और रह गया तो पीछे से पुल बांध के आ जाएंगे। तो भाई साहब आपकी लड़ाई गई। और एक बार टैंक अंदर आ गए उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद टैंक भी जो है ना वो बिल्कुल मोड पे आता है। उसके बाद ये नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो कि अगर उनके 4 टैंक उसके ऊपर फायर करने तो चल यार पीछे कर लेता हूँ। अब पीछे कहाँ जाएगा? पीछे तो नदी है। हाँ, अब आप कहाँ? अब आप मिशन पर हैं कि भाई साहब अब इस ब्रिज हेड के अंदर से मैं हटूंगा नहीं। इमीडिएटली आपकी आरसीएल जीप्स भी आ जाएंगी, टैंक्स भी आ जाएंगे। उसके बाद फिर होता है कि ब्रिज हेड बड़ा करना है, उसका फैलाव बढ़ाना है, उसकी डेप्थ एनिमी वाली साइड में बढ़ानी है। और उसी दौरान आप फटाफट कोशिश करते हो कि जो मोस्ट लाइकली प्लेस है उनकी आर बनाने के, उसमें एक छोटी सी माइनफील्ड डाल दी, उधर एक माइनफील्ड डाल दी कि भाई वो ना आ पाए। जैसे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक फिजिकल अटैक आ जाएगा तो आपने क्लेमोर लगा दी कि चलिए जी एक बर्स्ट में कम से कम 4-5-6 लोग अटक जाएंगे। तो वो सारी ड्रिल्स होती हैं। बट होशियार सिंह का जो सबसे बड़ा क्रेडिट वो ये था कि एक कंपनी कितनी देर अपने आप को होल्ड कर लेगी, वो कंपनी को होल्ड करवा पाए बाय पर्स। क्योंकि ऐसा उनकी रेजिमेंट ने रिपोर्ट किया कि वो दौड़ दौड़ कर अपने सैनिकों के साथ उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। उन्होंने खुद एमएमजी लेकर फायरिंग कर दी। ये भी रिपोर्टेड है कि भाई अगर एमएमजी गनर मर गया, गिर गया, चोट लग गई, जो भी कह लो, वो खड़ा हो गया बंदा। और इस पॉइंट इन टाइम पे 12 से सुबह 4 बजे तक विजय रतन चौधरी जी, उनका क्या मेन ऑपरेशन क्या था और किस तरह से उन्होंने इफेक्टिवली करा था? चौधरी साहब वाज फ्रॉम इंजीनियर्स बाय द वे। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। ही डिड अ, देखिए आप इतनी लेन के बीच में अकेले एक मेजर साहब काम कर रहे हो, इट्स नॉट इजी। यस, आपको अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करना है। और ट्रुप्स बाय द वे बार बार आपसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि सर माइन, आपको ठीक है वो ट्रेंड होगा, उसका सेक्शन कमांडर भी ट्रेंड होगा, बट अपने आप में एक पर्सनल एश्योरेंस कि कौन है मेरे साथ, वो बहुत जरूरी है। आपके इस पॉडकास्ट को मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके साथ कर लूंगा आसानी से, बिकॉज यू डू इट एवरी डे। अदरवाइज आप 2 मिनट के लिए गायब हो जाइए, 1-2 मिनट तो बोल लूंगा, उसके बाद थॉट प्रोसेस नहीं चलता। आप मेरे को चलवा रहे हो, सो योर रोल इज नॉट लेस। आई एम दैट सोल्जर जो माइनफील्ड को क्लियर कर रहा है, बट यू आर द मैन हु वाज मेकिंग मी डू दैट। मेरा फेथ है आपके अंदर कि मुझे ठीक जगह भेज रहे हैं। सो चौधरी साहब और अपने होशियार सिंह साहब, इन सब का जो रोल है ना, ये मैं कहता हूं ठीक है, अरुण खेत्रपाल इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ दिस थिंग, बट इनका लेवल कहीं 1 इंच नीचे नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना सर कि एवरीवन स्टैंड्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ वर्क डन बाय मेन हु हैव कम बिफोर देम। तो इन सब ने जो अपनी भूमिका निभाई, उसके बिना अरुण खेत्रपाल को शायद वो मौका नहीं मिलता उस मकाम पे पहुंचने का जहां वो पहुंचे। हाँ, मैं ये बात कुछ हद तक एग्री कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, एवरी मैन हु लेज हिज लाइफ इज मोर देन अ परमवीर चक्र। करेक्ट। यू आर ओनली लकी कि आपको वो परमवीर चक्र मिला। मैं अपने लिए कह सकता हूं, कारगिल वॉर में हमने अपने लोगों का अपना कंधा दिया है। दुख है मुझे आज तक, दुख है मुझे आज तक कि काश मुझे भी कोई कंधा दे देता। आई वॉज अनलकी। सर ऐसा मत बोलो। नहीं, आई एम टेलिंग यू। भाई आप एक बात बताइए ना, मैं सेम इन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। परमवीर चक्र किसी को मिल गया, देयर आर 10 मोर्स हु कुड हैव गॉट इट, बट देन फिर ये बन जाती है बात उस रेजिमेंट की कि ये रेजिमेंट का परमवीर चक्र है। अरुण खेत्रपाल मेरी रेजिमेंट का है, ये एक बहुत बड़ी फीलिंग है। उसका वो जो टैंक है, वो रेजिमेंट आज तक अपने दिल पे चिपटाए क्यों घूम रही है, चलती जा रही है हर जगह। आप सोचिए, उस टैंक को लेकर वो 10 जगह पोस्टिंग गई है वो रेजिमेंट, बार वो लेके जाती है ना। क्यों भाई, क्या मतलब है? सो ये जो फीलिंग आती है ना, दिस इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, लेट मी टेल यू। सो आई फील आई वाज अनलकी। आई थिंक ऑल दोज who did not get the chance to lay out their life were unlucky. ये तो आज का कंसेप्ट है जो मैंने अपने लिए भी चेंज किया है कि अब हम शहादत देंगे नहीं, हम पाकिस्तान को मौका दें कि वो शहादत दे। हम उसे बार बार हर बार मारेंगे।
अब सिचुएशन बदल गई है। अब हमारे पास वो चीजें हैं कि जहां शहादत देना शायद समझदारी नहीं है, लेकिन शहादत से बचना हमारे फितरत में नहीं। कैप्टन रविंद्रनाथ गुप्ता जी के इसी कारनामे की वजह से कि वो खुद माइनफील्ड में घुस करके वहाँ से माइंस क्लियर कर पाए, इस वजह से रात के 2:30 बजे तक, 16 दिसंबर सुबह 2:30 बजे तक एक इतना लेन क्लियर हो गया था जहाँ से टैंक निकल पाए और इन्फेंट्री आगे बढ़ पाए और रिवर बेड तक पहुँच पाए। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि यस, बहुत कमेंडेबल बात है, क्योंकि एक अफसर जब अपना काम से बढ़कर काम करने लगता है तो एक जोश पैदा होता है, एक डर कम होता है, क्योंकि फायरिंग उतनी ही हो रही होती है जितनी पहले हो रही है, और अपने आप में आप वो चीज़ कर पाते हैं कि यस, आपकी, मैंने आपको बोला ब्रिज हेड इज़ अ मैटर ऑफ ओनली स्पीड ऑफ माइन फील्ड क्लियरेंस, स्पीड ऑफ इंडक्शन, ड्रिल्स ऑफ इंडक्शन, ट्रेनिंग ऑफ इंडक्शन, उसकी सेफ बनाना, उसको आगे शैलो ब्रिज हेड बनाना, ये सब टाइमिंग है। जो इस टाइमिंग को बीट करेगा वो इस ब्रिज हेड का किंग होगा। एंड अगर इसमें पाकिस्तान कर लेता तो वो किंग होता। मैं आपको कोई साइड लिए बात बता रहा हूँ। सो सबसे बड़ी बात यह है कि यस, वो जो उन्होंने सेफ लेन बनाई, ही कुड अचीव अ पार्शियल सेफ लेन। मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन पार्शियल का मतलब ये होता है कि उसमें मूवमेंट हो सकती है, अभी भी वो फुल्ली नहीं है। हाँ, एक फेमस कोट हनूत सिंह जी का आता है कि इफ वी डोंट क्रॉस टुनाइट हिस्ट्री विल नॉट फॉरगिव अस। ये क्या था, इसके पीछे का क्या इमोशन था? वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने अभी बोला, ये था कि वो जो सेफ लेन थी वो फुल्ली सेफ लेन डिक्लेयर नहीं हुई थी। उसके बावजूद क्योंकि टाइम वॉज एट प्रीमियम, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर हम 2:30 बजे के बाद अपनी आर्मर इंडक्ट करेंगे तो आर्मर को इंडक्ट होते में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, 90 मिनट लगेंगे, और 90 मिनट के हिसाब से अगर हमने फर्स्ट लाइट हो गई तो हम गए काम से, वगैरह वगैरह, या उनका काउंटर अटैक उससे पहले आ गया। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सो इसलिए ही टुक दैट डिसीजन कि वी विल गो थ्रू द माइन फील्ड इवन इफ इट है, और इसीलिए मैंने बोला डर के आगे जीत है। मानिए मेरी बात, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड नहीं हो सकता, ये इस कर्नल का पागलपन भी नहीं हो सकता, एक सीओ का। बट ऑन ग्राउंड एक भी टैंक को एक भी माइन नहीं आई। सारे टैंक निकल गए, एक टैंक रुका ही नहीं। अब आप सोचिए, अगर वो डर बैठा होता, जिसको हम सेफ्टी बोलते हैं, प्रिकॉशन बोलते हैं, दैट इज वाई बिकॉज ही वॉज अ 1965 वॉर वेटरन, उसे रिस्क लेना आता था। उसको हमारी लैंग्वेज में हम जरूर बोलते हैं उसको पलटन की इज्जत, बट पलटन की इज्जत अपने आप में बेवकूफ़ी में नहीं ली जाती है, कैलकुलेटेड ली जाती है। और कैलकुलेटेड का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। उन्होंने कहा था, बाकी ऑर्डर्स में उनके रेजिमेंट में ये है कि अगर कोई भी टैंक माइनफील्ड से टकरा जाता है तो उसको धक्का दे दिया जाएगा और अगला टैंक जाएगा, क्योंकि उस जगह पर एक और माइन नहीं हो सकती। हाँ, सबसे बड़ी बात। और अगर दूसरा टैंक भी इसी तरह माइनफील्ड में जाएगा तो तीसरा टैंक उसे धक्का मार के आगे निकल जाएगा। किस्मत, कैलकुलेटेड रिस्क, एक भी टैंक में एक भी माइन नहीं लगी। इसको बोलते हैं स्पीड। और जब एज अ टैंक मैन हमको कोई ऑर्डर ये दे दे कि माइनफील्ड और नो माइनफील्ड, जस्ट गो हेड, फिर उसके बाद ये नहीं होता है कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलते हो, देन यू गो बैश ऑन रिगार्डलेस। भाई अब माइन आएगी तो आएगी, नहीं चाहे मैं 10 की स्पीड से चलूं चाहे 20 की, बट वहां पर आपको वो जो स्पीड मिलती है विच इज फिनोमिनल। और थोड़ी देर में होता पता है कि जैसे ही पहला टैंक पहुंच गया, अब तो लेन क्लियर है। हाँ बिल्कुल, अब बचा क्या है? हाँ, अब कोई रिस्क नहीं है। हाँ। हालांकि रिस्क होता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल ये सोच पाना कि बिल्कुल एक इंच इधर उधर नहीं होगा टैंक का ट्रैक, ये गलत हो जाएगा। देयर कैन ऑलवेज बी एरर, देयर कुड बी अ साइड में एक माइन हो, कौन सी माइन हो, क्या हो, कोई पता नहीं। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि जब ट्रॉल टैंक चलते हैं, जो माइन स्वीपिंग वाले जो टैंक चलते हैं, इनसे पहले वो वाले टैंक इंजीनियर्स ने लगाए थे, लेकिन उन 3 टैंक में से 2 टैंक बॉक डाउन हो गए क्योंकि ये पानी का इलाका था।
हाँ मडी था सारा हाँ, तो वो स्लश के वजह से, एंड जो हमारे ट्रॉल टैंक होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, तो वो हैवी होने के वजह से वो नहीं काम कर पा रहे थे, वो अटक गए। फिर उनको रिवर्स कर कर वापस लाना पड़ा, और इसीलिए हमें माइनफील्ड को मैनुअली क्लियर करना पड़ा, जिसमें टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर ट्रॉल टैंक 1 घंटे में 1 किलोमीटर कर देगा, तो मुझे लगता है कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे फिजिकल वाले को, दुगना तिगुना टाइम, बड़ा डिफरेंस हो जाता है। वही स्पीड वाली बात आती। अदरवाइज ट्रॉल टैंक लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद तो कोई बचता ही नहीं है। प्लॉज लगा लेते हैं, बाय द वे, ये जो टैंक्स हैं उसके आगे प्लॉज लगा लेते हैं। ये जो अपना गाय के पीछे हम नहीं करते वो खेती में प्लॉ लगाना, हाँ, वो प्लॉ लगा लीजिए, आपके वो खोदता जाएगा, लाइंस दाएं बाएं होती जाएंगी। लेकिन ये सारी बातें आज हम इस समय बैठ के जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस समय ये सारी प्लॉ फिट करना, ये सब टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। बिल्कुल थे या नहीं थे क्या पता उस समय, ये सब डिबेट। लेकिन एक कर्नल हनूत सिंह इस तरह का ऑर्डर देना, बहुत दिल चाहिए, और उसने बहुत बढ़िया एनकैश किया कि रेजिमेंट के नाम पर चलो, मेरे नाम पर मत चलो, कि दुनिया हमें, हमारा देश हमें माफ नहीं करेगा, हमारी पलटन को माफ नहीं करेगा कि हम इस काम को नहीं कर पाए। हाँ, ये जज्बा मैंने कारगिल में देखा है कि हर पलटन जो जा रही थी वो सिर्फ एक ही प्रण लेकर जा रही थी, कि चाहे वो बजरंगबली की जय बोल दो, चाहे दुर्गे माता की जय बोल दो, उन सब का फेथ, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वॉज नॉट इंडिया, द फेथ वॉज इन देयर पलटन। पलटन का नाम डाउन नहीं होना चाहिए। आई थिंक इससे ऊपर हमारे लिए रेजिमेंट में कुछ नहीं होता। ठीक है, आजकल हम सिविल में आकर आपको देश की बात बोल सकते हैं, बट अपने आप में मुझे भी कभी उस समय देश याद नहीं आया। उस समय सिर्फ ये आया कि यस, इस पलटन के साथ मैं बैटरी कमांडर हूं, भाई साहब, ना दाएं ना बाएं, आज हम कर आएंगे, जो भी करना है हम ही करेंगे। पलटन का नाम इज द बेस्ट नेम, इसीलिए बोलते हैं नाम नमक निशान के लिए फौज लड़ती है। आप रिलीजन के लिए चले जाओ, इसके लिए चले जाओ, दीज आर पेरिफेरल इश्यूज फॉर अस। सो अब रात के 3 बजे टैंक पहुंच गए नदी तक, और ये मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन हनूत सिंह जी का, जिसकी वजह से, एंड ग्रेट लीडरशिप ऑल्सो जो उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट करी, जिसकी वजह से टैंक्स जो हैं रिवर बेड तक पहुंच गए रात के 3 बजे। अब पाकिस्तान साइड से उनको भी समझ में आ गया कि टैंक्स जो हैं वो पहुंच गए, ब्रिज हेड बन गया, टैंक्स अब क्रॉस कर रहे हैं। सुबह 8 बजे के आसपास उधर से रिस्पॉन्स आता है, तो क्या हुआ था तब? देखिए, होता क्या है कि जैसे ही आप पहले माइनफील्ड क्लियर कर जब रिवर तक पहुंचते हैं, तो रिवर का जो बंद है उसके बीच में आपको एक कटिंग बनानी पड़ती है जिसके अंदर से जाएंगे। आप फोल्ड कर सकते हैं, दैट इज टैंक में उस समय अगर फैसिलिटी है तो आप पानी में से जा सकते हैं। बिल्कुल। आपको फ्लोट करके जाना है तो आप फ्लोट करके जा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपको एक ब्रिज ले करना पड़ता है। अगर वो छोटे वाली क्रॉसिंग है तो आप BLT से कर लेते हैं, अगर आप ये रिवर क्रॉसिंग है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर ब्रिज लेआउट करना पड़ता है। ऐसा इस केस में ब्रिज लेआउट नहीं किया गया था, अदरवाइज दैट टेक्स मच मोर टाइम। उसके लिए बहुत बड़ी इंजीनियर एफर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो जैसे ही ये टैंक दूसरे साइड पहुंचते हैं, तो यानी कि टैंक जब नदी क्रॉस करता है तो वो पानी के बीच में से ही होते हुए निकलता है, और अगर पानी थोड़ा डीप है तो वो फ्लोट करके भी जाएगा। टैंक फ्लोट कर जाता है। यस, वी हैव आवर फैसिलिटीज ऑन दैट। ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ। उसके लिए प्रिपरेशंस पहले से करी जाती हैं, क्योंकि जो पलटन, जैसे जब हम आर्मर्ड डिवीजन में थे तो जो पलटन हमारी वाटरमैनशिप ट्रेनिंग में आती थी, तो उसमें वो जितने भी अंदर से वो छेद है उन सबको सील किया जाता था, और तैयारी के साथ फिर हम जाते थे, और जो ट्रेनिंग एरिया है उसमें जाकर ठां करके पानी के अंदर। और पहले एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि टैंक आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। दिस इज व्हाट इज ट्रेनिंग ऑल अबाउट। लेकिन फिर धीरे धीरे आप सीख लेते हैं कि पानी का बहाव के हिसाब से आप अपने टैंक को किस तरह से दूसरे साइड ले जाएंगे। ये ड्राइवर का अच्छा काम होता है, एंड वी आर एबल टू फोर्ड थ्रू द रिवर। ऐसा नहीं है। और जहाँ पर कहीं कम है तो वहाँ दोनों काम आ जाता है, बेड भी काम आ जाता है और आपकी थर्स्ट काम आ जाती है। तो ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर होल वर्ल्ड। बट येस, लेट मी टेल यू, बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर इस बात को बोलते हुए। डर हर चीज में होता है। पानी का भी डर ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मतलब मुझे अपना याद है कि जब पहली बार हम पानी में टैंक उतरा
तो जैसे ही वो ढुप करके आवाज आई तो 1 सेकंड को रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि पहली बार कर रहे थे। 1 सेकंड को पैनिक बटन यहां जरूर ऑन हुआ, अगर कुछ हुआ तो करना क्या है। आई वॉज ऑलरेडी इन माई माइंड कि यार अगर कुछ हो गया, क्योंकि उससे पहले पता है क्या होता है, जब आप बाहर खड़े होकर दूसरों को देख रहे होते हो, अरे यार वो तो उसका टैंक आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, गोल गोल घूमना शुरू हो गया, आगे चला गया। अब है तो ट्रेनिंग, लेकिन आगे तो वो रस्सा बंधा हुआ है, उसमें अटक जाएगा, ये हो जाएगा, तो सेफ्टी मेजर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव हैड कैजुअलिटीज इवन इन ट्रेनिंग। सो वाटरमैनशिप ट्रेनिंग इज नॉट अ इजी थिंग, इट्स हियर ऑल्सो, इट्स हियर ऑल्सो। दिल घबराता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम घबराएगा, लेकिन घबराएगा जरूर। वॉर इज ऑल अबाउट दिस, कि आपका ये अगर आपने हनूत सिंह को दे रखा है कि मैंने तो सोचना ही नहीं है और मेरा फेथ है, साहब अगर बोल रहा है कि जाएगा तो जाएगा, अगर मेरा आगे वाला टैंक गया है तो भाई साहब मेरा तो पक्का जाएगा। हाँ, हो सकता है मेरा भी रोटेट कर जाए, लेकिन मन में ये फीलिंग आ जाती है। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे ही आप पानी में उतर कर दूसरी साइड जाएंगे, वहां पर भी बंद के अंदर कटिंग कराई जाएगी, उसमें से भी एक लेन बनाई जाएगी। उसके बाद आपको गाइड किया जाएगा कि आप राइट साइड में 800 मीटर 1 किलोमीटर पर जाकर लग जाइए, दूसरे को बोला है उधर लग जाइए, और तीसरे ट्रुप को बोला कहीं और लग जाइए, जहां से आप आर्मर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप डिफेंसिव पोजीशन बनाओगे, देन अब आप एक एब्सोल्यूट क्लियर कट सेकेंडरी डिफेंसिव पोजीशन बनाओगे और उसको हर बार एक्सपैंड करोगे। सिर्फ बनाना नहीं है, अभी आपने अगर 200 मीटर पर बनाया है, 400 मीटर 800 मीटर 1200 मीटर, ये ऐसे बढ़ेगा। जैसे जैसे टैंक अंदर आते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। अब कितने टैंक हमारे नदी क्रॉस कर रहे थे, और इसमें से एक टैंक था अरुण खेतरपाल का भी? नहीं, वो ऑब्वियसली देखिए, अब हुआ ये था कि इस बैटल में जो सबसे बड़ी बात आई वो ये आई कि टैंक अभी इंडक्ट हो रहे थे और तब तक काउंटर अटैक ऑलरेडी आ गया। दैट वाज द चैलेंज। उस चैलेंज की वजह से हम देखते हैं कि ये बैटल एकदम से कैसे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाली माइनफील्ड है उसकी एंट्रेंस पर तो हनूत साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो ही कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे ही ये न्यूज आती है, आगे वाले फॉरवर्ड ट्रुप्स आपके रेडियो पर जब देते हैं कि एनिमी टैंक इन फ्रंट, तो आप इंडक्शन बंद कर देते हैं। क्योंकि आप अपने टैंक को क्रॉस करते हुए पकड़ा नहीं जाना चाहिए एनिमी की फायर में, क्योंकि उस समय उसको आसान है, ही फाइंड्स इट इजी। और दूसरा, जिस लेन में आप चल रहे हो उसमें अगर एक टैंक अटकता है तो उसके पीछे के अटकते हैं, सारे अटक जाएंगे। और जब सारे अटकते हैं तो आर्टिलरी फायर आएगा। एयर का भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई अब फ्री अटैक बाय एयर आल्सो कैन कम थ्रू, तो यू विल ऑल बी सिटिंग डक्स। सो वहां पर ये डिसीजन मेकिंग, और यहीं पर स्टार्ट हुआ कि ग्रेनेडियर्स ने बोला कि साहब सामने से टैंक आ रहे हैं। अब जब सामने से टैंक आ रहे हैं तो एक ट्रुप रिलीज किया गया, एक ट्रुप 3 टैंक का, कि चलो जी उनको केटर फॉर करो कि वो नजदीक ना आएगा। तो वो बैटल उनकी चली। ये 3 टैंक की जो बैटल थी, ये अब बैटल ऑफ बसंतर बनती है बेसिकली। यहां से बसंतर की सारी बैटल स्टार्ट हो जाती है, टैंक बैटल की अगर बात कर रहे हैं, क्रॉस करने के बाद वाली। सो 3 टैंक जो थे, सडनली वाज फाउंड कि उसमें से एक टैंक डाउन हो गया। जब एक टैंक डाउन हुआ तो खबर पीछे जाएगी कि सर एक और साइड से भी आ रहे हैं टैंक। अब इस मौके पे सबसे पहले ये समझते हैं, जो आपने पहले हल्का सा बताया, जो हमारा सेंचुरियन टैंक था, जो ये 3 टैंक थे, तीनों सेंचुरियन टैंक थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टैंक्स थे, आज़ादी के टाइम से हमारे पास थे ये 3 टैंक। और जो पाकिस्तान के टैंक थे उनमें फ़र्क क्या था? आप आज के हिसाब से फ़र्क पूछेंगे ना तो मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। हाँ, फ़र्क ये था कि वो लूजिंग टैंक्स थे, हम विनिंग टैंक्स थे। हाँ भाई, एक्सपीरियंस तो अब यही कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इसको ऐसे लेते हैं, ये कहना बड़ा आसान है कि यूएस इज अ डेवलप्ड स्टेट। हाँ, तकलीफें वहां नहीं है। आज तक F-16 गिरा नहीं है, बिल्कुल गिरा। आज तक F-35 गिरा नहीं है, बिल्कुल गिरा। बात खत्म हो गई। बट यस, एक उस समय के हिसाब से ये एक एस्टिमेट लगाया जाता था कि पैटर्न टैंक इज अ विनर टैंक ऑफ यूएस। दैट इज व्हाई इट वाज नेम्ड अंडर जनरल पैटर्न, हु वाज अ वॉर विनर, फिनोमिनल विनर जिसको हम बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात, यस, उसकी काबिलियत उन दिनों के हिसाब से जो चल रही थी वो ये चल रही थी कि इससे अच्छा टैंक नहीं है।
ठीक है भाई, अब है तो है। आज की तारीख में भी यही बोला जाता है कि F-35 बहुत तगड़ा जहाज है, F-22 बड़ा तगड़ा जहाज है, F सो एंड सो ठीक है, वो है, ये है, रेपुटेशन तो है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन टैंक और जहाज और मिलिट्री इक्विपमेंट वो तगड़ा माना जाता है जो वॉर में अपने आप को प्रूव करे। F-16 कभी नहीं गिरता एक बाइसन एयरक्राफ्ट से, अभिनंदन वाले से, अगर वो तगड़ा होता। एक पर्टिकुलर मोमेंट पर तुम तगड़े इसलिए थे कि तुम मेरे क्रॉस वायर पर आ गए, मैंने तुम्हारे ऊपर एम कर लिया, मैंने अपनी मिसाइल छोड़ दी, अब तेरे जो मन में आकर ये मिसाइल अपने आप काम करेगी। बिल्कुल सेम गोज फॉर टैंक्स। टैंक आपके पास बढ़िया था, मैं मानता हूं, आफ्टर ऑल इट वाज अ विनर टैंक, बट दैट डजंट मीन कि मेरे पास इंफीरियर टैंक था। ये तो प्रोजेक्ट किया जा रहा था। हाँ, आज की तारीख में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना कि F-35 इज बेटर देन Su-57, करेक्ट। कि वो 6th जनरेशन का है, नहीं है, ये है, वो है, जो भी है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रोजेक्ट ऐसे किया गया था कि पाकिस्तान के पास एक हवा आ गया, हाँ, और ये हवा इंडिया के लिए बवंडर की तरह है कि वो तुमको लपेट के ले जाएगा, नोइंग फुली वेल कि हमारे पास जो टैंक है वो अपने हिसाब से अच्छा है, पुराना है, कोई बात नहीं, उस तरह की एडवांस्ड रेपुटेशन नहीं है, ये बात भी सही है। बट हमें दो बातें बड़ी क्लियर बता दी। एक ये कि हमारा जो आर्मर था, इट वाज गुड आर्मर। हमारे को ये भी पता था कि उसका जो आर्मर है एट शॉर्ट रेंज वो इंफीरियर है। यानी कि हम ये समझ गए थे कि अगर हम पास पहुंच गए, क्लोज एंगेजमेंट कर पाए हम, तो हमें एक एडवांटेज ये मिलेगा कि वो हमारा आर्मर ये इंश्योर कर लेगा कि उसका गोला अंदर ना घुसे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेंचुरियन टैंक का गोला जो है वो पैटरसन टैंक में अंदर तक चले जाए। 600 to 800 पर हम बड़े श्योर थे विद इन नो टाइम कि हमारा गोला न केवल उसको उखाड़ फेंकेगा, उसको तोड़ देगा, उसको किल कर देगा। तो हमारे को यानी स्ट्रेटेजिकली क्लोज कॉम्बैट हमारे लिए ज्यादा बेटर था टैंक्स के मामले में। ये हमने रियलाइज अब किया। वो जो बेचारा कर रहा था उस समय लड़ाई, उसे थोड़ी ना पता था, वो तो पहली बार कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन वो रिस्क जिसने भी लिया, इट प्रूव टू बी ए सक्सेस। यस, डर के आगे जीत है, मैंने आपको पहले बोला। सो सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही जब ये दिखाई दिया कि उनका एक और स्क्वाड्रन इंडक्ट किया जा रहा है, और ये बैटल, बाय द वे, टैंक बैटल के बारे में आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताऊं। कौन सी दो पलटन इन्वॉल्व थी? पूना हॉर्स, हाँ, हमारी, हाँ, और 13 लांसर उनकी। हाँ जी। ये दोनों पलटन कौन सी हैं? ये वो पलटन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने पर अपने स्क्वाड्रन्स को एक्सचेंज किया था। मेरी पूना हॉर्स में एक मुस्लिम स्क्वाड्रन था और 13 लांसर्स के अंदर एक सिख स्क्वाड्रन था। जब पार्टीशन हुआ, 13 उधर चली गई, तो उन्होंने वो सिख स्क्वाड्रन मुझे दिया और मैंने अपना मुस्लिम स्क्वाड्रन उनको वापस की। अच्छा, सोचिए, कल तक हम ऐसे थे और आज हम ऐसे हो गए। तो यानी ये पार्टीशन के टाइम पे इनका भी पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन और एक्सचेंज, और एक्सचेंज बहुत बड़ी चीज है ये, कि आप देखिए, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स आप दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। अभी अरुण खेतरपाल जी के तो जो फादर थे और ग्रैंडफादर थे वो भी आर्मी में ही थे, तो यानी उनके टाइम में तो ये एक ही 100%, दोनों 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि दोनों सेम रहे होंगे, उसमें क्या रहा। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात जो आपने करी है कि अब आई कि अरुण खेतरपाल का टैंक फर्स्ट वाला जो पार्टी थी उसमें नहीं था। फर्स्ट पार्टी जो ट्रुप गई थी वो एक अलग थी। जब देखा गया कि उसमें से भी एक टैंक कम पड़ गया है, तो और डाउन हो गया और दूसरी ग्रेनेडियर्स और मांग रही है कि दूसरे साइड से भी अटैक आ रहा है, नरोवाल वाली साइड वाले में, जहाँ पर ये सारी चल रही थी हमारा पीटी। तो जब वहाँ से आया तब जाकर हनूज सिंह ने डिसीजन लिया कि एक ट्रुप और रिलीज करो। अच्छा, ये जो सेकंड ट्रुप रिलीज हुआ इसमें अरुण खेतरपाल का टैंक था। और इस टैंक में इनके साथ जो बाकी 3 टैंक थे, एक मल्होत्रा थे, ही वाज कैप्टन, ही वाज सीनियर टू हिम, एंड सेकंड वाज आई थिंक लेफ्टिनेंट अलावत। तो इन तीनों का दे वर द टैंक कमांडर्स। तो इन तीनों का टैंक अंदर आया और वहां से अब आप देखते हैं कि जो सो कॉल्ड बैटल है उसका पूरा शिफ्ट इनके तरफ इसलिए आ गया क्योंकि इनके सामने आ गए 10 से 12 टैंक। और ये सुबह कुछ 8-9 बजे के आसपास, ये सुबेरे की बात। हाँ। तो उससे भी बड़ी बात यह है
कि डे लाइटेड टैंक बैटल्स उन दिनों में तो होती थी, आजकल में कंसेप्ट नहीं है। समझदारी ऐसा समझा जाता है कि आप दिन में टैंक बैटल्स ना करें, क्योंकि आपके पास छुपने की जगह नहीं है, आपके पास ये है, आपका नाइट विजन डिवाइस है, वो डिवाइस है, वगैरह वगैरह, एयर का थ्रेट है, सब कुछ है। सो बढ़िया बात देखिएगा कि ये जो 3 टैंक थे, ये अपना फॉर्मेशन लेकर पाकिस्तान के टैंक्स को चैलेंज करने के लिए आगे आ रहे थे, एंड दे वर फायरिंग। एंड जब आप फायर करते हैं तो फायर एंड मूव करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप खड़े कर कर अपने आप को करते हैं। कभी आप लेफ्ट जाते हैं, कभी आप राइट जाते हैं, आप एक छोटा सा वो ढोरा सा देखते हैं या कोई उठी जमीन देखते हैं, उसके साइड में लगाकर फायर करते हैं, सो दैट यू अवॉइड फायर। बॉटम लाइन ये आ गई कि यस, इट वाज नियरली 3 टैंक वर्सेस 10 टैंक्स। और अगर ये 3 टैंक सर किसी भी वजह से हार जाते या पीछे हट जाते तो क्या क्रिटिकलिटी थी? ये एक तरह से इसको लास्ट स्टैंड माना जाता है इंडियन आर्मी का उस बैटल के लिए। तो ये 3 टैंक अगर नहीं होते तो क्या होता? योर ब्रिजहेड वुड हैव फॉलन, इन्फेंट्री वुड हैव बीन रन ओवर। इन्फेंट्री के पास टैंक के खिलाफ सिवाय RL और अपनी RCL गन के इसके बड़ा कोई वेपन सिस्टम नहीं। जो आपने कहा कि टैंक बिना रेंज में आए ही गोला दाग सकता है। नॉट ओनली दैट, वो आपको रन ओवर भी कर जाएगा। जब फिर स्पीड पर बात आएगी ना, तो भाई अगर 12 टैंक हैं, आप 2 टैंक को गिरा भी बैठे, तब तक तो बाकी पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग टू सी टैंक्स कमिंग। कभी आप जाइएगा अहमदनगर, एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है वहाँ पर, कभी देख पाए ज़रूर देखिए कि ग्रैंड स्टैंड पर आपको बिठा दिया जाता है एज वायोस। आप बड़े अच्छे से देखते हो, वो दिखता है वो दूर ना धूल उड़ रही है बड़ी अच्छी सी, फिर थोड़ी देर बाद दिखता है अरे यार टैंक आ रहे हैं, क्या स्पीड में आ रहे हैं, बिल्कुल फुल स्पीड चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद पता क्या होता है, आप सीट पर ऐसे ऐसे करने लगते हो। वो यार रुक नहीं रहा, वो तो चले ही चला आ रहा है, अभी भी चला आ रहा है, कई बार, और हर बार मैं कहूँगा कई लोग ऐसे खड़े हो गए कि अब भागना है क्योंकि ये रुक नहीं रहा। एंड देन दे ब्रेक, बट व्हेन दे ब्रेक दे स्क्रीच, दे स्किड। उनका एक्सपीरियंस है, या जो भी कह लीजिए, दे स्किड मीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू आर। इट इज ओनली टू गिव यू अ फीलिंग कि टैंक का जो खौफ है वो होता कैसा है। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट बी कंफर्टेबल। सो इन्फेंट्री को ये बात पता है, दे विल रन यू ओवर, दे विल गो ओवर यू। आप उसके नीचे कुछ ले जाओगे, अगर आप भाग भी लिए कितना भाग लोगे वगैरह। सो अगर ये बैटल किसी भी वजह से थ्योरेटिकली इवेलुएट अगर आप कर लें कि ये तीनों टैंक भी कामयाब नहीं होते, तो सर दिस बैटल वुड हैव बीन रिटन अदर वे, नंबर 1। नंबर 2, ईस्ट पाकिस्तान वुड हैव नॉट बीन बांग्लादेश फॉर ऑल आई नो। ऐसा क्यों बोला सर आप? बार्गेनिंग। आपका यहाँ वाला पलड़ा इतना हल्का पड़ जाता। पहली बात कि आप वहां पर उस बार्गेनिंग उस पर नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2, शायद वो सरेंडर नहीं करता 16 तारीख को, क्योंकि ये बैटल एक तरह से टेक्निकली बात करी जाए तो 16 को खत्म हो गई एक तरह से। बिल्कुल। विनिंग वाला पार्ट तो यहाँ आ गया, और जैसे ही दिखा द मैसेज गोज कि भाई यहाँ पर भी हार गए। तो यानी इतनी क्रिटिकल थी ये बैटल कि कहीं ना कहीं हो सकता है बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं करता अगर वो 3 टैंक उस समय, मतलब किस तरह से एक एक करके चीज़ें ऐसे लीड करके इतनी माइक्रोस्कोपिक चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं कि 3 टैंक गेम चेंजर था। ये गेम चेंजर फॉर द डिप्लोमेसी पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के पास मुंह दिखाने को जगह नहीं होती कि देखो भाई वेस्टर्न बॉर्डर पे तो आप पिट लिए, बुरा हाल हो गया। एक बात। दूसरी बात, स्ट्रैटेजिक लेवल पर आपके पास लेन देन के लिए जो बात कर रहे थे हम, कुछ था ही नहीं। आप क्या ले रहे थे, क्या ले पाते? कुछ नहीं ले पाते। उससे भी बड़ी बात, आपका जो सो कॉल्ड एडवांटेज आपको दिख रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो आपको लूज हो जाता, क्योंकि नियाजी को मैसेज आ जाता कि हम यहाँ जीत गए। तो नियाजी वुड हैव, मैं आपको बोल रहा हूँ, इट वाज अ सुपीरियर फोर्स इन नंबर्स। बांग्लादेश, इट वाज अ फार टू सुपीरियर फोर्स। आई डोंट नो, अगर मैं एज अ बांग्लादेशी वहां फाइट कर रहा होता फ्रॉम पाकिस्तान, आई डोंट थिंक आई वुड हैव गिवन अप सो इजीली। इट वाज नॉट सपोज टू बी। और अगर इस तरह की न्यूज़ आ जाए कि जी बल्ले बल्ले हमने वहाँ पर उनको एंगेज, और उससे एक और बड़ा फ़ायदा होता पाकिस्तान को कि वो और नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में
अपने आप को आगे बढ़ाता। बिल्कुल। अगर वो आगे नहीं भी बढ़ाता तो आपका जम्मू एंड कश्मीर काट लेता। वो अगर मगर करते गए तो फिर देखिए सक्सेस की सिर्फ एक स्टोरी होती है हाँ। कि आई सक्सीडेड, उसके बाद सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती। एंड दैट हैज हैपेंड इन बसंतर। बसंतर। वो जो 3 टैंक थे और उसमें से भी तीनों को परमवीर चक्र क्यों नहीं, फिर तो देयर इज अ रीजन, बिकॉज द रीजन इज प्रूव्ड नॉट। अब अगर हम इवैल्यूएट करें कि तीनों के तीनों यंगस्टर थे, कैप्टन साहब चलो फिर भी थोड़ी सर्विस वाले होंगे, बाकी दोनों तो लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट थे, 6 महीने 1 साल, इससे ज़्यादा सर्विस नहीं हो सकती। उन्होंने मेरे ख्याल अपना वो जो कोर्स था वो भी पूरा नहीं कर रखा था। सो सबसे बड़ी बात, 3 टैंक में से सबसे पहले एक टैंक कैप्टन मनीष वाला, मल्होत्रा वाला, वो उसको आग लग जाती है तो वो रुक जाता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। वो अपने सीईओ से परमिशन मांगता है कि सर आई विड्रॉ एंड डाउज द फायर, मतलब हम आग को बंद करें और फिर इसमें पार्टिसिपेट करें। ऑर्डर आता है, नॉट इवन अ इंच ऑफ मूवमेंट रियरवर्ड, आप 1 इंच भी पीछे की तरफ नहीं आएंगे। तो वो वहीं खड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी जाम हो गई, अब नहीं चल पाएगी, क्या करे, उसकी गन भी नहीं चल रही थी। दैट मीन्स 1 डाउन हो गया अलावत का। अलावत वॉज फायरिंग बट ऑल सेड एंड डन 2 versus 7-8 राइट। नाउ इट्स अ वेरी ऑड फिगर। 1:1 भी अपने आप में बहुत ऑड होता है, बट यहाँ तो 2:8 का अगर हम फाइटिंग वो ले रहे हैं, उसके को भी आग लग जाती है। जब उसके वाले को भी आग लग जाती है और वो टैंक किल हो जाता है, अकेला एक टैंक बचा। चलिए कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर में इस टैंक को भी आग लग जाती है, और जब इस टैंक को आग लग जाती है तो इन ट्रुप का जो कमांडर है कैप्टन मल्होत्रा, वो ऑर्डर करता है, आई कैन सी योर टैंक ऑन फायर, विड्रॉ। यानी कि इन्होंने जो है नहीं मैसेज भेजा कि आग लग गई है, उन्होंने देखा कि आग लग गई, क्योंकि वो बंदा अपने जोश में नहीं देख रहा भाई। हाँ। वो तो अपना इतने में से देख रहा होता है। हाँ। उसे क्या पता मेरे यहाँ क्या हो रहा है। यू विल रियलाइज इट बट यू विल रियलाइज वेरी लेट। धुआं इतना है, पूरा गन अंदर फायर कर रही है, उसका धुआं है, आपका कंसंट्रेशन कुछ और है, आपके ये भी लगे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता हो रहा क्या। पर सर ये समझते हैं ये टैंक के अंदर होता क्या है, क्योंकि इनका जो क्रू था, प्रयाग सिंह राठौर ड्राइवर थे, नथु सिंह जोधा गनर, नंद सिंह जो हैं वो लोडर थे, और अरुण खेतरपाल जो हैं टैंक कमांडर थे। अब ये जो 4 लोग थे, इनके टैंक का नाम भी फामगुस्ता। इंडियन आर्मी में ये एक ट्रेडिशन रही है, वर्ल्ड में भी रही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कभी कहीं किसी जगह पर अगर वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम वहाँ की सोवेनियर्स लाते हैं, और सोवेनियर्स को हम यादें भी कहते हैं। और उसी पर बेस्ड होता है कि अगर हमने हमारा कोई फाइटिंग सिस्टम किसी जगह इस्तेमाल हुआ है तो हम उसको उसके नाम पर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ, हम जाफना ब्रिगेड है, बाटिकलोवा पलटन है, बसंतर की हमारी 75 मीडियम है, बसंतर का उसको वो मिला हुआ है, तो अपने आप में एक जोश आता है। अच्छा, वैसे फामगुस्ता वाज एक्चुअली टैंक यूज्ड इन साइप्रस इन अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। अच्छा, उससे भी बड़ी बात देखिए, फामगुस्ता गया, जैसे भी उनको लेना है वो ले ले। आज तक वो टैंक, वो रेजिमेंट अपनी छाती से लगा के घूम रही है, उनकी रेजिमेंट में लगाकर घूम रही है। तब से लेकर अब तक उस रेजिमेंट ने 20 जगह चेंज करी होंगी, 20 जगहों पर उस टैंक को गोद में उठाए घूम रही है। क्यों? ये मुझे मोटिवेट करता है। उस टैंक की तरफ देखकर मुझे याद आती है कि मैं, मेरी पलटन, मेरे पलटन के अफसर, मेरे पलटन के ड्राइवर, मेरे पलटन के गनर, मेरे लोडर, वो सब के सब किस लेवल पर काम कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। और मैंने आपको बताया ना, कारगिल में मुझे दुख है कि मुझे कंधा के सीने क्यों नहीं दिया। दुख इस बात का, क्यों नहीं मैं फामगुस्ता को चलाऊं और फामगुस्ता जैसी वो हरकत करके दिखाऊं दुनिया में, जो अपने आप में एक अजूबा माना जाता है। इट इज नॉट परमवीर चक्र विच इज इंपॉर्टेंट एज फार एज आई एम कंसर्न। मेरे लिए सबसे बड़ा चक्र है कि वो पलटन, वो आर्मर्ड कोर, वो इंडियन आर्मी, वो इंडियन आर्टिलरी, वो इंजीनियर्स, वो इन्फेंट्री जो उसके साथ गई, दे ऑल टेक प्राइड इन इट। बसंतर इज नॉट
personal property of anybody now. It is the property of, it is a souvenir, a winning souvenir of my regiment, my army, my everything. And that is where today we are seeing, आप मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, आपको फमागुस्ता से क्या लेना देना, आप बताइए। बिल्कुल। अरुण खेत्रपाल से आपका क्या लेना देना? लेकिन आप अगर इन सारी चीज़ों को ले रहे तो दैट मीन्स आज के बाद आप एज अ सोसाइटी भी, एज अ सोसाइटी आप इसमें प्राइड लेना चाहते हैं कि देखो यार हमें फमागुस्ता पता है, हमें अरुण खेत्रपाल पता है। किसी ने पूछा था एक पर्टिकुलर शो में कि आप सारे के सारे परमवीर चक्र का नाम ले दीजिए। चलिए मैं मानता हूँ ले लोगे आप, सारे महावीर का भी तो लेके दिखाइए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो एनी एक्शन बाय सिविल सोसाइटी लाइक यू, जब आप हमसे बात करते हैं तो हमें गर्व इस बात का ज़्यादा होता है कि चलिए आपको आर्मी के रिलेटेड लोग याद आ रहे हैं। फमागुस्ता आज अगर आपको याद आ रहा है, लेट मी टेल यू, साइप्रस मस्ट बी वेरी प्राउड कि देखिए हमारी कंट्री की एक विलेज के ऑपरेशन के नाम पर जो विलेज था उसके ऊपर इंडिया में बात हो रही है। आई विश आपका शो वहाँ देखा जाए। तो उस दिन की सुबह पे अगर जाएं, सुबह 8 बजे स्मोक स्क्रीन जैसे आपने बताया लगी हुई हैं और 8 से 12 आर्मर्ड टैंक्स हमारी तरफ आ रहे हैं और हमारी तरफ से 3 टैंक जिसमें से 2 खराब हो चुके हैं और सिर्फ अरुण खेत्रपाल जी का जो टैंक है वो सर्वाइविंग टैंक है और 12 टैंक सामने हैं। इट वाज 3 वर्सेस 12 अगर करेक्ट बात करी जाए, जैसा उनकी पलटन में रिपोर्टेड है कि 3 टैंक्स के सामने 12 टैंक का एक तरह से एनकाउंटर हो रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। इस ट्रुप के मल्होत्रा और अलावत का टैंक जो है फॉर वॉट एवर रीज़न नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा था इससे आगे। वहाँ से बात आई कि वो अकेला टैंक रह गया। अब वो जब अकेला टैंक रह गया तो उसके सामने इट वाज 1:4, 4 टैंक वर्सेस उसका टैंक। जहाँ तक आपने स्मोक स्क्रीन की बात करी, स्मोक स्क्रीन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कहीं रिपोर्टेड नहीं है कि किसी ने भी लगाया था। स्मोक स्क्रीन इसलिए नहीं लगाया होगा क्योंकि पाकिस्तान इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि उसके तो 4 टैंक थे भाई। वो तो एक तरह से बढ़ चढ़कर ढूंढना चाहिए। हाँ। लेकिन उस बैटल में जिस तरह की आर्टिलरी फायर हो रही थी, जिस तरह की टैंक फायर हो रही थी, जिस तरह की धूल मिट्टी उड़ रही थी, उसमें एक ऐसा सिचुएशन जरूर आती है कि, और टैंक्स की खुद की मूवमेंट अपने आप में ट्रैक से बहुत ज्यादा धूल उड़ाती है, एंड विच इज गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ टैंक। और वहां पर आप अपने आप को मैनोवर करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, थोड़ा आगे पीछे। अब अगर इस टैंक की बात करी जाए अरुण खेत्रपाल सर की, तो इन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कर दी थी अपने ड्राइवर को और अपने लोडर को भी, किसी भी हालत में हम पीछे नहीं जाएंगे। दैट अमाउंट्स टू कि जो टैक्टिकल मूव्स होते हैं जिसमें हम बोलते हैं ना मूव एंड फायर, तो उस मूव एंड फायर में रेयर वर्ड भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। बट उन्होंने डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन ले लिया और वो भी ऐसा उनके उस लोडर ने बोला भी है कि उन्होंने कहा 1 इंच भी नहीं। ये 1 इंच वर्ड कहाँ से आया? ये आया उस सीओ से जो उसने सुना था। एक यंगस्टर एज अ यंगस्टर, मुझे भी याद है, आप आर्मी के किसी से भी पूछ लीजिए, एज अ यंगस्टर जब वो रेजिमेंट में जाता है, सीओ इज समथिंग विच इज भगवान टाइप। बोले यार मैं तो भगवान का भेजा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की चाल बाल ढाल ऑरा, वर्ड ऑफ कमांड, लोग लेट पड़ते हैं बोलते ही, उसका जो एक्यूमन है चीज़ों को ढूंढने का, वो सब आपको दिमाग में एक बड़ी तगड़ी सी इमेज रखता है। उसके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि कैप्टन मल्होत्रा को उसने बोला है नॉट इवन अ इंच बैकवर्ड मूवमेंट। ये उन्होंने सुना होगा रेडियो। ऑब्वियस सबके कान में जा रही है, 1 to 1 चल रहा है सारा मामला। एक यंगस्टर के लिए वो वर्ड पत्थर पे लकीर हो गया कि मैं रियर वर्ड मूव नहीं करूँगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके शायद वो इस सिचुएशन में ना आते कि अगर वो बैकवर्ड मूव कर गए होते, बैक मूव करके अपनी आग बुझा लेते, ये कर लेते, वेट कर लेते, कोई 2 टैंक और आ जाते, पता नहीं क्या होता। इफ्स एंड बट्स, बट इफ्स एंड बट्स में अगर सब कुछ होता तो आंटी थोड़ी ना होती, फिर अंकल हो जाती। तो वो वाला मामला तो इसमें हो नहीं सकता। यहाँ बड़ी सीधी बात है, या मैं हूँ या वो 3 हैं, 3 में से एक और निकल गया। किस्मत अच्छी, आपने फायर एंड मूव अच्छा किया, ड्रिल्स आपने अच्छी करी, आपकी फायर डिसिप्लिन अच्छा था,
उनका जो फायरर बंदा है वो अपने आप में उसने एक भी राउंड मिस नहीं किया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। हर एक सटीक निशाने तो पे। सटीक निशाना कैसे होता है? हाँ लक से थोड़ी ना होता है हाँ भाई। नॉट ओनली प्रैक्टिस, इट इज फायर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपका बड़ा तगड़ा होना चाहिए कि मैं उसको दूसरे वाले सामने वाले टैंक को लगाकर चल रहा हूं अपने क्रॉस वायर पे, हाँ अपने साइट में, लेकिन मेरे कमांडर ने अभी तक फायर नहीं बोला है। हाँ भाई कमांडर फायर बोले तभी तो फायर करूंगा। ये फायर डिसिप्लिन है, ये आपस का फेथ है। नथु सिंह जोधा जो गनर था, जोधा अभी भी जिंदा है बाय द वे। हाँ सो उन्हीं का कहना है। सो सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जो टीम वर्क है, जो लोडर है, हाँ मतलब एक राउंड गिरा है, विद इन सेकेंड्स वो लोड कर पा रहा है या नहीं, वो एक सेकेंड, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अगला राउंड कब जाना है। नंद सिंह, तो ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग आर मोर देन टीम। वो जो ड्राइवर है, देखिए प्रयाग सिंह राठौर, हाँ, तो ये ड्राइवर भी जो है वो एकदम सिंक में काम कर रहा है, क्योंकि सबके लगा हुआ है। हाँ अगर वो लेफ्ट बोलता है तो वो लेफ्ट स्टिक मारता है, राइट बोलता है तो राइट, क्योंकि उसको दिख रहा है। क्योंकि अकेला आदमी जो देख रहा है बाहर से, अपने कपोला से बाहर निकलकर, वो है कैप्टन साहब, वो लेफ्टिनेंट साहब। ये वो बता सर एक टैंक के अंदर क्या हालात होते हैं, क्या हो रहा होता है टैंक के अंदर जब इस तरह की बैटल चल रही होती है? वो एक बार सिचुएशन या सर्कमस्टांस समझना जरूरी है। देखिए जगह इतनी होती है, यू हैव द लग्जरी, कि जगह इतनी होती है कि पैर फोल्ड होकर आ जाता है अंदर, पैर खींच नहीं सकते, आप लेट नहीं सकते, ये पक्की बात है। आपका आगे वाला जो ड्राइवर है, आपका जो टैंक कमांडर है, और पीछे जो आपका लोडर है, ये जो लोग हैं ना, ये बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट जगह पर काम कर रहे हैं। अब ये जो कॉम्पैक्ट जगह है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि राउंड फायर होगा, उसकी जो गैसेस निकलेंगी ये सारी अंदर ही निकलेंगी। अच्छा, क्योंकि जैसे ही ब्रीच नीचे होगा तो ठड़म करके निकलता है। वो जब निकलता है तो मैं अपना दूसरा राउंड यहाँ से लेके ठक करके लगाता हूँ, और फिर वो लोड हो जाता है। और ये अगर रैपिड सक्सेशन में हो रहा है तो जायज़ बात है कि वहाँ कोई एसी नहीं लगा हुआ है, एक गर्मी पैदा होती है। वो जो ब्रीच ब्लॉक है वो बहुत बुरी तरह से गर्म होता है, गन गर्म होती है, ऊपर से धुआं है, एक बिल्कुल। आप कभी ऐसा करिए, कभी चलिए आप बैठ कर देखिए एक बार। ये जो नो योर आर्मी में आपको बिठाते हैं, बाय द वे, चलाते नहीं है लेकिन बिठाते हैं। जब वो ढुप करके बंद होता है ना, तो 1 सेकंड में आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, जबकि टैंक अभी चल नहीं रहा है, सिर्फ गर्मी है। उसके बाद है ये प्रॉब्लम ऑफ ब्रीच, क्योंकि वो ब्रीच ब्लॉक गर्म है, गर्मी छोड़ रहा है। जैसे ही खुलता है उसके अंदर की गर्मी अंदर को आ रही है, वो बाहर को नहीं जा रही है, वो अंदर आ रही है गर्मी, और फिर तब तक आप दूसरा कर रहे हैं। सो अंदर एक तो धुआं है, एक आपका पसीना है, एक आपकी चारों की मिलाकर गर्मी, और ऊपर से गर्मी, करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो जाएगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके पास ये नहीं है कि अपनी अंगड़ाई ले लो, there is no place, you are working in that space। और इतनी आवाज जो अच्छा, गन, डेफनिंग आवाज को मैं फिर भी 1% कम इसलिए करता हूं क्योंकि हर एक ने लगा रखा होता है। हाँ ईयर मफलर लगे हैं आपस में बात करने के लिए, क्योंकि वो जरूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आवाज नहीं आती, आवाज आती है। उससे भी बड़ी बात, वो जो टैंक को जो झटका लगता है, टैंक के अंदर आपके कोई शॉकर्स थोड़ी ना लगे हुए हैं जो मारुति के और ऑडी कार के शॉकर्स हैं, लेकिन ये वो वाले शॉकर्स नहीं है। द कंप्लीट शॉक इज फेल्ट अंडर योर बट। और वो सीट जो है वो कोई आपकी गद्दीदार सीट मतलब कोई 5 स्टार की गद्दी तो है नहीं। तो आप बिल्कुल बी रेस्टोरेंट समझिए कि एक्सरसाइज आपकी हर जगह हो रही है, और बुरी तरह से हो रही है। देयर इज अ गुड क्योस गोइंग ऑन, और सबसे बड़ा क्योस इज कि यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग। उस ड्राइवर के पास टाइम ही नहीं है कि मैं पीछे देखूं। अदरवाइज अरुण खतरपाल को क्यों नहीं पता चला कि मेरे टैंक में आग लगी हुई है? क्यों उसके कमांडर को बोलना पड़ा, कैप्टन मल्होत्रा को, कि योर टैंक इज ऑलरेडी ऑन फायर, इवैक्यूएट। तो यानी कि एक ऐसा सर्कमस्टेंस है जहां पर अगर एक बार जंग छिड़ गई, जो आपने पहले इसीलिए शायद कहा कि एक बार जंग छिड़ गई तो आधे पौने घंटे की लड़ाई में ही आपकी जो है हालत खराब हो जाएगी, और ये तो 4-5 घंटे चली है लड़ाई।
मतलब मैं बता रहा हूँ, इट इज टेस्टिंग योर बॉडी माइंड एट द एक्सट्रीम कंडीशंस। ये 2-3-4 घंटे वाली जो लड़ाई अगर टैंक कर रहा है, इट इज फिनोम। मैं तो बिना लड़ाई के उस टैंक में चला हुआ हूँ, मैं तब कह रहा हूँ आपको कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। जबकि आजकल वाले टैंक अच्छे हैं, टैंक ऐसा नहीं है, उसमें एयरिंग शेयरिंग सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आप चलिए चला कर देखिए उसको 50 डिग्री टेम्परेचर पर जब चल रहा है वो ऑलरेडी इट्स अ अवन। ये लोगों ने कहा है, लेकिन ये मैंने देखा है कि सही में उसके बाहर एक अंडे को खोलकर हमने ऑमलेट बना लिया उसकी बॉडी के ऊपर रखकर, बिना किसी तवे के। इट इज सो वार्म। अच्छा, जब हम वो रेंज फायरिंग पर जाते हैं, फील्ड फायरिंग पर जाते हैं, तब आप बैठ के देखिए गन के अंदर। इट इज नॉट अ इजी जॉब। दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं कि आपके मफलर होने के बावजूद, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन करना है, आपके दिमाग पर एक अलग, ये सारी चीजों पर ध्यान नहीं जाता। जब हम आजकल कभी बैठते थे ना, ये एकदम से सेकेंडरी हो जाते हैं। पसीना आ रहा है यार, ठीक है यार, क्या बड़ी बात है यार, गीले ही तो हो रहे हैं। बट उस समय दिमाग लगा होता है कि नहीं यार, वो टारगेट पर चल रहे हो, चलता 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 फायर, क्योंकि उसने लीड लेके फायर मारना है, क्योंकि वो टारगेट चल रहा है। मुझे सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लीड लेनी है, और लीड पर फायर करूंगा सो दैट वो आगे आ जाए। ताकि मूविंग टारगेट है, तो जब तक फायर वहां पहुंचेगा तब तक वो तभी इसको लीड को कैलकुलेट कर कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। ऊपर को रखूं या नीचे को रखूं, अगर ज्यादा ऊपर रख दिया तो ऊपर से निकल जाएगा, नीचे रखा तो उसके टायर उसमें चेन में लगेगा, चेन में होने के बाद वो थोड़ी देर बाद रिपेयर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे कहीं एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, और टरेट चाहिए तो भाई टरेट चाहिए तो फिर उसके लिए एम चाहिए। यानी कि पूरे टैंक पे ऐसा नहीं है कहीं भी गोला लग गया तो जो है सक्सेस है, एक स्पेसिफिक वीक स्पॉट पे लगना चाहिए, तब टैंक डाउन होगा। नॉट ओनली डाउन, दैट इज कॉल्ड देन किल। अब वो जो टैंक है वो किल हो गया, अब वो फंक्शनल नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो वो स्टेज जो थी, वो अरुण खेत्रपाल के बाकी ट्रुप के जो दोनों टैंक थे उनकी वो स्टेज आ गई थी कि उसमें आग भी लग गई थी और वो एक तरह से इमोबिलाइज हो गए थे फायर। जब इसका जो स्टैंड था, खेत्रपाल सर का जो सबसे बड़ा स्टैंड था वो ये था कि मेरी गन काम कर रही है। और ऐसा आर्टिलरी ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, हम ये समझते हैं कि हमारी गन काम करने का मतलब है कि मेरा प्राइमरी रोल फायरिंग का है, और अगर मेरा प्राइमरी रोल मूवमेंट का नहीं है, मूवमेंट इज अ एडवांटेज, टैंक मूवमेंट इज अ एडवांटेज। सो अगर मैं अपना प्राइमरी रोल अदा कर सकता हूं तो मैं कम से कम वो जरूर करूंगा। ये जोश कह लो, जुनून कह लो, जो भी कह लो, अदरवाइज ही वुड हैव नेवर सेड सर आई विल हैव दैट बास्टर्ड्स। मतलब बास्टर्ड को बास्टर्ड मत लीजिए। उस गर्मी में इस तरह की लैंग्वेज बड़ी अप्रिशिएट करी जाती है। माँ बहन भाई आपस में करना उस समय ना, इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर। ये सर 8 बजे से 12 बजे तक बैटल चलती है, और 8 से 9 के बीच में ही बाकी 2 टैंक जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, किल स्टेज आ जाता है जो आपने बताया। 9 से 12 3 घंटे तक एक टैंक वर्सेस 12 टैंक। अब ये 9 से 12 के बीच में क्या क्या हुआ था? फायर एंड मूव। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है कि हर एक राउंड ही आपका उसके ऊपर लग जाएगा। कई राउंड उसके ऊपर रिको होकर निकल जाएंगे एनिमी के ऊपर। आप अपने आप को भी बचा रहे हो, आपके टैंक को भी हिट मिल रही है, आप उसको हिट लेते ही आप लेफ्ट जा रहे हो, आप राइट जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये सारे काम करना मतलब इतना आसान नहीं है। ये तो आप फाइनल लेवल पर बात करते हैं कि चलिए जी आप 100 मीटर पर आ गए, अब क्या मूवमेंट करोगे? अब तो आप आमने सामने थे, वहाँ नसीर साहब खड़े थे, आप यहाँ खड़े थे, आपने फायर किया, नसीर का टैंक डिस्ट्रॉय हो गया, उसने फायर किया, आपका टैंक डिस्ट्रॉय हो गया। ये एक एक्सट्रीम केस है। बट उससे पहले उस लड़ाई में, उस लड़ाई को एवेड करने में, उस लड़ाई को लड़ने में आपको टाइम लगा है और लगेगा। अरुण खेत्रपाल जी के टैंक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ही अटैक फ्रॉम मल्टीपल पोजीशंस, और ऐसा लगा दुश्मन आर्मी को कि शायद कई सारे टैंक आ गए हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से मूवमेंट हो रहा है। उन्होंने रिपोर्ट बैक करा कि काफ़ी सारी रीइंफोर्समेंट शायद आ गई है, तो हमें यहाँ से हटना पड़ेगा। ये हुआ क्या था? एक टैंक वर्सेस 8 टैंक में ये कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए होता क्या है, जो टैंक पाकिस्तान के भी आए थे वो एज अ रीइंफोर्समेंट ही आए थे। उससे पहले उनका एक स्क्वाड्रन आ चुका था। ऐसा नहीं है कि वो पहले वहाँ टैंक नहीं थे। क्योंकि वो टैंक गिरते जा रहे थे, टूटते जा रहे थे, तो एक रीइंफोर्समेंट आई। ये ड्रिल सभी को पता है
कि जब भी कभी, अब आपको मालूम था कि आपके सामने 3 टैंक और ट्रुप है और उसमें से 2 किल हो गए हैं, क्योंकि वो लोग भी आपस में कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो अब आपको जब ये पता हो कि आपके सामने 1 टैंक है और आप 4 टैंक हो, और सडनली आपका एक बंदा रिपोर्ट करता है लेफ्ट वाला कि सर मेरे ऊपर राउंड आया है, और लेकिन उसके 4, 5, 7, 8, 10 मिनट बाद आता है राइट वाले का कि सर मेरे ऊपर भी हुआ है। तो भाई साहब ये कैसे हुआ है? बिकॉज अरुण खेत्रपाल कितना मूव कर रहा है वो तो उसी को पता है, पहली बात। दूसरी बात, एनिमी क्या चाह रहा है? एनिमी को पता है कि जैसे ही आपके 2 टैंक खत्म हुए हैं ट्रुप के, आप भी रीइंफोर्समेंट्स भेजोगे। यानी आप पीछे हटोगे या रीइंफोर्समेंट आएगा? रीइंफोर्समेंट ब्रिज हेड में आएगा, आप पीछे नहीं हटोगे। पीछे हटने का मतलब होता है सिर्फ सेफ पोजीशन पीछे लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी माइनफील्ड क्रॉस करके वापस चले जाओगे, नो। व्हेन जब रियर वॉर मूवमेंट की बात करी जाती है, उसका मतलब होता है कि आप अपने टैंक को थोड़ा पीछे लें, कोई एक जगह ढूंढें जहां पर आपके ऊपर फायर ना आए, टैंक से उतरें, उसकी फायर को बुझाएं, जो रोक पड़ी हुई है उसको सॉर्ट आउट करें, और उसके बाद आप पार्टिसिपेट करें। लेकिन हनूज साहब का ऑर्डर आ गया नॉट इवन अ इंच। अब जब नॉट इवन अ इंच, तो आप तो मूवमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप 2 पोजीशंस में, 4 पोजीशंस में अलग अलग जगह जाकर फायर कर पा रहे हो, उसमें से भी उनके 2 टैंक डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो, तो सर रिपोर्ट तो यही जाएगी कि सर यहाँ 1 टैंक नहीं है, यहाँ इनकी रीइंफोर्समेंट ऑलरेडी आ गई है। क्यों? क्योंकि वो भी यही मांग रहा होगा कि सर पीछे आ जाए। भाई उसको भी तो पीछे सीधी बात है। ही ऑल्सो इज ऑन द सेम लाइन। मल्होत्रा ने बोला ना कि मैं पीछे आकर फायर बुझाकर पार्टिसिपेट कर लूंगा। ड्राइवर ने भी बोला खेत्रपाल को कि सर पीछे ले लेते हैं और इसका आग बुझा लेते हैं, क्योंकि कमांडर साहब बोल रहे हैं कि भाई आग लग गई है। सो दे ऑल्सो हैव सेम ड्रिल। लेकिन ये आप पीछे जाने वाली ड्रिल करते सिर्फ 2 ही बार में हो, जिसमें से पहला रीजन ये होता है कि या तो एनिमी मेरे से ज्यादा नंबर में आ गया है, तभी मेरे तरफ चारों तरफ से फायर आ रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है। अब एक टैंक इतनी काबिलियत रख पा रहा है, इट ओनली अमाउंट्स टू के उस टैंक कमांडर का एक्यूमन है, उसकी ड्रिल है, उसका डिसिप्लिन है कि मैं एक जगह से फायर करने के बाद उसी जगह से दूसरा फायर नहीं करूंगा, मैं 100 मीटर इधर जाऊंगा कि 300 मीटर उधर जाऊंगा। अदरवाइज ये 3 घंटे की लड़ाई क्यों लड़ी जाएगी? 3 घंटे की लड़ाई इसीलिए लड़ी जाएगी। और ऊपर से जिस तरीके का धूल मट्टी जो सारा है उसमें वो दिख नहीं रहा, वो अपनी पोजीशन चेंज कर पा रहा है, फायर कर पा रहा है। दैट इज वेयर इट्स अ गुड डिसेप्शन तो नहीं कहूँगा, बट दिस अ गुड अचीवमेंट कि आप एनिमी को मिसलीड कर पाए कि टैंक ऑलरेडी रीइंफोर्स हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एज फार एज आई एम कंसर्न, टैक्टिकल लेवल पर, कि एक यंगस्टर अपने टैंक को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि वो एनिमी को मिसलीड कर पा रहा है। सर मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ टैंक के अंदर के हालात, जैसे आपने बताया कि इतनी गर्मी, आवाज़ और धुआं। टैंक के बाहर जैसे ही आप देखते हैं तो चारों तरफ एनिमी टैंक का धुआं और जो मिट्टी उड़ रही है, उस सब के बीच में इस तरह की मूवमेंट करने के लिए ना कि सिर्फ आपको अपने टैंक और अपने गन और अपने टीम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि एनिमी टैंक की पोजीशन किधर है पूरे फील्ड पे, और ये पूरा कैलकुलेट करके अलग अलग जगह से जा करके मल्टीपल शॉट्स लेकर के 4 टैंक गिरा डालना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट। ओह यस, 100% इट इज अचीवमेंट। इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूँ डिसिप्लिन है उसके अंदर, उसके अंदर एक्यूमन है। एक देखिए सारे के 21 साल का लड़का सर जो 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के आया। मैं इस बात को हमेशा कहता आया हूँ, एज कैन नॉट बी डिसाइडर कि वो बंदा कैसा होगा। हमारे पास यंगस्टर था, बॉडी बिल्डर था, जाते ही ग्लेशियर में उसको हार्ट अटैक हो गया। बॉडी बिल्डर तगड़ा, सबसे बढ़िया बंदा जिसको बोलते हैं, जो बिल्कुल एक कमजोर माना जाता था, ही सक्सीडेड। देयर वर पीपल हु सक्सीडेड जो 50 साल के थे, 22 साल वाला हार्ट अटैक हो गया तो हो गया। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिस एक आदमी की असलियत उसको भी पता तभी चलती है जब वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है। एवरीबडी कैन नॉट गिव देयर बेस्ट इन टफ सिचुएशन। जब सिचुएशन एडवर्स है उसके अंदर परफॉर्म करना एक्चुअली आपको तभी पता चलता है जब आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं। आप बिलबिला जाएंगे, आप
बिदक जाएंगे, आप डर जाएंगे, ये आपको भी नहीं पता। लेकिन अगर एक बार जब आप सक्सेस चख लेते हो कि नहीं यार मैं सरवाइव कर सकता हूं, मैं दूसरे टैंक को गिरा सकता हूं, फिर उसके बाद ना वो गुड्डी जो है चढ़ते सूरज वाली, फिर आपको चढ़ता हुआ सूरज दिखेगा, ढलता हुआ सूरज नहीं दिखेगा। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक मस्ट हैव हैपेंड विद हिम कि वो जो एक जुनून और एक नशा कि मैंने एक गिरा दिया, मैंने एक और गिरा दिया, ओ तेरे की मैंने तो तीसरा भी गिरा दिया, ओ माय गॉड, यू नो, जब ये वाली फीलिंग आ जाती है, इस बंदे को आप विड्रॉ कभी नहीं कर पाओगे। सो अब इस सिचुएशन में जब 7 से 10 रिपोर्ट हुए हैं जो टैंक उन्होंने गिराए, उसमें से उन्होंने 2 बचे थे। जब ये मान लीजिए कि 5 से 8 टैंक ऑलरेडी मार चुके थे अकेले फामागुस्ता से, तब उनके टैंक में एक गोला लगता है जिससे आग लग जाती है। करेक्ट। और उस समय वो जैसे आपने बताया कि उनको खुद तो नहीं पता चलता, बट मल्होत्रा जी का उनको जो है मैसेज आता है कि आग लग गई है, ये आप पहले आग बुझाइए। करेक्ट। और वो कहते हैं कि आई विल नॉट रिट्रीट क्योंकि मेरी गन चल रही है। करेक्ट। अब सर ये गन चलना और आग लगना और टैंक के मूवमेंट पे ये क्रिटिकलिटी इस जंक्चर पे क्या होती है? देखिए सीधी बात है, गन का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, टर्रेट जो गोल घूमता है, हाँ, जो बाहर निकलता है, हाँ, और जो जिसमें से वो आपका बैरल बाहर आ रही है, हाँ, ये एक असेंबली है। दूसरी असेंबली है ये जो नीचे ट्रैक दिख रहे हैं, जो इसको चलाते हैं, इसका जो इंजन है, जो इंजन है ना, हाँ, ये वाला इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट। एंड थर्ड पार्ट ऑफ इट इज द साइटिंग्स, हाँ, जो साइटिंग जिससे आप करते हो। 3 ही चीजों के ऊपर सारा काम चल रहा है। ऐसा कई बार होगा और हुआ है कि आपके ट्रैक्स डैमेज हो जाएं और आप बॉक डाउन हो जाएं एक जगह पर और फिर भी आप फायर कर पाए। इसमें घाटा आपको ये होता है कि आपका टैंक भी एनिमी के लिए टारगेट हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप वहीं खड़े हैं, क्योंकि अब आप यहां से मूव नहीं कर सकते। ये जो फायर एंड मूव वाली जो आपकी जो एडवांटेज है वो चली जाती है। उनके केस में जब आग लगी तो वो आग इस टैंक के पीछे वाले पोर्शन में लगी, क्योंकि वो राउंड कहां से आया, किसने मारा, उनको भी नहीं पता होगा, लेकिन वो आकर लग गई, आग फैल गई, वो आग लगी हुई दिखती है और वो पीछे वाले को दिख रही है, मल्होत्रा को। और क्योंकि उसको वो आग दिख रही है तो उसने उसको बता दिया, पहली बात, क्योंकि उसे ये भी मालूम है कि आग बुझाना जरूरी है। उसके बाद आपके पास टाइम कम होता है क्योंकि आग अंदर को फैलेगी, उसके बाद वो अंदर को फैलेगी। लेकिन अगर जनरली अगर बात करी जाए, अगर टैंक अपने सारे हुड वगैरह सब बंद कर ले तो बाहर की फायर कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स बट इट विल नॉट मेक यू डाई, मतलब एज अ नॉर्मल फायर अगर पूरा ही। लेकिन एक बार जब फायर अंदर को स्प्रेड होनी शुरू हो जाएगी उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है। इसीलिए आपने देखा कि वो लोग काफ़ी जल भी गए थे जब उनको निकाला गया था वगैरह वगैरह। सो तीनों पार्ट में से जो अरुण खेत्रपाल सर बोल रहे थे उस समय कि मेरी गन काम कर रही है, दैट मीन्स वो ब्रीच ब्लॉक अप डाउन हो रहा है, मेरा ट्रिगर काम हो रहा है और इसलिए मैं फायर कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने मूवमेंट नहीं करी होगी क्योंकि वो खुद ही उन्होंने रिपोर्ट में बोल दिया। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं कि वहां से उनका रिस्क बढ़ गया और इसीलिए हम पाते हैं कि उधर से पाकिस्तान का वो वाला टैंक इनकी तरफ चलता चला आया, इन्हें भी दिख गया। तो जब ये आग लगी तो 2 और टैंक इन्होंने मार गिराए। अब बैटल फील्ड पे सिर्फ 2 टैंक बचे थे, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का। 9 टैंक ऑलरेडी मार गिराए थे इन्होंने। अब 1-to-1 बैटल था और उधर भी इन्होंने निशाना सटीक टैंक पे लगा दिया था। करेक्ट। और इसीलिए पाकिस्तान वाला टैंक डिस्ट्रॉय हुआ, वो किल हुआ, उसमें से नज़ीर बच गया। मेजर नज़ीर उस समय जो थे वो बच गए। हालांकि उनको भी ये नहीं पता होगा कि किसका टैंक है, बट उनको ये ज़रूर पता था कि अगर वो स्क्वाड्रन कमांडर थे उसके उन 12 टैंक्स के, कि ये अकेला टैंक पिछले 3 घंटे से लड़ रहा है, मेरे 4 टैंक 5 टैंक 6 टैंक डाउन कर चुका है, तो भाई साहब ये अकेला बंदा है जो इस समय हमें रोके हुआ है। पूरे के पूरे काउंटर अटैक को रोका हुआ है। क्योंकि अगर ये काउंटर अटैक 4 5 6 टैंक अंदर आ जाते ब्रिज हेड के, तो मतलब पेरिफेरल जो इन्फेंट्री है उसको कुचल देते, तो भाई साहब ये ब्रिज हेड बेकार हो जाता। उसके बाद इनके पास कोई चॉइस नहीं बचती, दे वुड हैव बीन सिटिंग डक्स। क्योंकि उसके बाद जो आप माइनफील्ड के पीछे वाले बाकी टैंक आप लाने के चक्कर में हो, वो सब वहीं के वहीं रुक जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि नदी का दूसरा पार टैंक लग गया। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूं कि नज़ीर को
ये ज़रूर दिखा होगा कि ये टैंक हमें रोके हुआ है। इसलिए उसने दिल्ली दिल ये शायद सोचा भी होगा कि चलिए जी, बड़ा यार फियर्स बंदा है, साला छोड़ ही नहीं रहा, टैंक पे आग भी लगी हुई है, बॉग डाउन भी है, मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए नज़ीर फुल स्पीड आ गए। और इसीलिए हम देखते हैं 70, 80, 90 के डिस्टेंस पर इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ फायर किया। क्योंकि तब तक मुझे नहीं लगता कि इवन नसीर को ये पता होगा कि इसकी गन काम कर रही है। नसीर कैन कीप टेकिंग क्रेडिट, बट वाइल फाइटिंग यू एक्चुअली डोंट कम टू नो के हु इज ड्राइविंग हुज टैंक। ये तो बाद में आप इंटरप्रिटेशंस लगाते हो, कैलकुलेशंस करते हो, स्टडी करते हो कि यार ये वही वाले की बात हो रही है, वही वाले की बात हो रही है। Otherwise, as far as I am concerned, I would never give a credit to Major Nasir or Brigadier Nasir. What big he has done, sir? I killed your son. What big have you done? You have done nothing big. You lost the battle. What great you did by saying कि I killed your son. ठीक है, उसको प्रोजेक्ट अच्छी तरह से किया जा रहा है, बट मेरा अपना विचार है, उल्टा शर्म आनी चाहिए उस बंदे को कि मैंने अपने स्क्वाड्रन के तो छोड़ो, अपने पूरी की पूरी रेजिमेंट के 40-45 टैंक ठुकवा लिए इस पर्टिकुलर बैटल में। अचीव क्या किया? अचीव ये किया कि सर आई एम सॉरी, आई किल्ड योर सन, आई विल नॉट गिव क्रेडिट टू हिम ऑल्सो। सो जब ये आग लगी, प्रयाग सिंह बाहर निकलने में कामयाब हो गए टैंक के, लेकिन उनको लगा कि मेरे 3 साथी वापस अंदर हैं। वो वापस जलते हुए टैंक के अंदर गए और जलते हुए टैंक में से अरुण खेतरपाल को निकाला, जो कि फिर हॉस्पिटल ले जाए गए, जहाँ पर ही कुड नॉट सर्वाइव हिज वुंड्स। नंद सिंह जी ऑन द सीन डेड हो गए, नथु सिंह सर्वाइव कर गए, और प्रयाग सिंह राठौर जो हैं वो भी सर्वाइव कर गए, जिन्होंने रेस्क्यू करा था। करेक्ट। देखिए होता क्या है, इन टैंक टर्मिनोलॉजी अगर मैं बात करूं तो इट इज़ एक जान 4 सांसें। ये जो चारों जने सांस लेते हैं ना, ये एक जान में से लेते हैं। किसी एक की भी जान जाती है तो चारों की सांसें रुकती हैं। ड्राइवर इसलिए सरवाइव कर गया, मैंने आपको बताया उसका कंपार्टमेंट अलग है। वो सबसे पहले जब देखा कि चलिए जी बिल्कुल हम किल हो रहे हैं, तो वो सबसे पहले निकला, जो कि ड्रिल होती है बाय द वे, सबको निकलना होता है। जब उसने देखा कि मेरे बाकी लोग नहीं निकल पाए हैं, तो मैं आपको मैं एज अ फौजी खून बता रहा हूँ कि यू विल रीविजिट दैट प्लेस कि यार बाकी का क्या हुआ, मैं तो निकल आया, बाकी कहाँ है? दिस इज योर पार्ट ऑफ दैट 4 सांस, मेरी बाकी सांसें कहाँ हैं? एंड दैट इज हाउ ही पुल्ड देम आउट। हालांकि वो कर्नल हनूत ने भी बोला कि उसने पानी मांगा, लेकिन उसको हम पानी नहीं दे पाए। बाद में इट वाज फाउंड दैट ही गॉट डेड। डेड इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट अगेन। जिस तरह की उनको चोटें लगी थी, सर्वाइवल वुड हैव बीन एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। किसने पानी मांगा था? खेतरपाल ने। अरुण ही हैड आस्क्ड वाटर। ये वो नथु सिंह ने बोला भी है कि साहब ने हमसे पानी मांगा, लेकिन हम पानी नहीं, हम चाय बनाने के चक्कर में थे कि साहब को ठंड लग रही है। उन्होंने बोला कि मुझे ठंड लग रही है, मेरा बॉडी कोल्ड पड़ता जा रहा है। सो यू नो, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर एक जो सबसे बड़ी चैलेंज आती है वो ये आती है कि वो जो बाकी 3 जान हैं वो रिएक्ट कैसे करेंगी। हमारे यहाँ एक ही छोटी सी कमज़ोरी भी है, मैं तो ये कहता हूँ, वी आर वेरी वेरी ऑफिसर ड्रिवन। हमारे यहाँ एक छोटा सा वैक्यूम आ जाता है जैसे ही ऑफिसर की डेथ हो जाती है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय राइफल और इन सब जगहों पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऑफिसर की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा रखो। मेरे को मेरे सीओ ने भी बोला था एक बार कि शैलेंद्र, तुम जा रहे हो JNK में, आई वॉन्ट यू बैक अलाइव, आई डोंट वॉन्ट यू डेड, नॉट बिकॉज आई लव यू, नो, ही सेड आई विल रिक्वायर 6 पीपल टू कैरी यू। बोले मुझे 6 आदमी आपको कैरी करने पड़ेंगे एंड देयर विल बी क्योस। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि उनका टैंक फायर पर था, आई एम श्योर वो इतनी ज़्यादा फायर में रहा होगा कि उसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स वो नहीं निकाल पाए होंगे, किसी तरह का फर्स्ट एड नहीं दे पाए होंगे। ये सारी चीज़ें इवेलुएट करी जा सकती हैं, बट बॉटम लाइन इज़ कि लिखी थी तो लिखी यही थी कि अरुण खेतरपाल सर एक हिस्ट्री क्रिएट कर जाएं, एंड वेल फॉर द कंट्री आई थिंक लूजिंग लाइफ इज़ अ वेरी माइनर सेक्रीफाइस एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। आप उस सीन पर हो, उस लड़ाई के कॉन्फ्लिक्ट में हो, उस समय ये शायद बड़े कम लोगों के दिमाग में आता होगा
कि यार यहाँ से जान बचा के कैसे भागा जाए। इंडियन आर्मी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यही है कि हमारे यहाँ जान देने की होड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है। गलवान में बिहारीज को रोक पाना मुश्किल था जब पता चला कि उनके सीओ की डेथ हो गई। दिस वांटेड टू रन अप टू द चाइनीज के नहीं। सो गिविंग लाइफ और दैट ड्राइवर गोइंग बैक टू वो जो टैंक के अंदर जाकर वापस उन लोगों को ला रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नेचुरल है। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, एज पार्ट ऑफ कामरेडरी, पार्ट ऑफ बीइंग सेम, इन चारों के बीच में ना एक बड़ा अलग रिश्ता होता है। इस पूरी बैटल की सर कुछ चीज़ें देखें, कहीं कहीं किरदार ऐसे हनूज सिंह इतने ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लिए, होशियार सिंह जो पूरी लड़ाई के दौरान जैसे आपने बताया एक एक गनर के पास जाकर साथ में खड़े हुए, एनिमी फायर के बीच में मूवमेंट करा, एक ट्रांच से दूसरे ट्रांच पे, हर एक जगह पे जहाँ पर गनर नहीं था पोजीशन खुद संभाली और ये इंश्योर करा कि अपनी पोजीशन वो होल्ड करके रखें। अरुण खेतरपाल, जब आपके सामने 8-10 टैंक हैं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख सकती आपको कि आप अकेले जो है उसको रोक लेंगे, लेकिन पीछे से क्योंकि हनूज सिंह का ऑर्डर है 1 इंच भी यील्ड नहीं करना है, एंड ही सेड आई विल गेट दोज बास्टर्ड्स। सो ये पूरा एक यूनिट की तरह, जिस तरह से इस तरह का बहुत एक रात के अंदर इतने लोगों का जो करेज है, इतने लोगों का जो वैलर है वो सामने आता है, तब हम एक ये क्रिटिकल वॉर जीतते हैं। आप कोई वॉर जीत ही नहीं सकते जब तक इस तरह के जुनून वाले वैलर्स ना हो। कोई आप कहीं कोई किसी भी तरह का इंसिडेंस ले लीजिए कॉन्फ्लिक्ट का, आप हमेशा पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक वो पागलपन था उस जुनून के पीछे जिसके वजह से जीत हुई, चाहे वो कोई भी जीत हो। अदरवाइज आप जाइए टाइगर हिल और वो देख कर आइए, आप सोच ही नहीं सकते इस पे बंदा चढ़ेगा कैसे। पाकिस्तानी भी चढ़ा था अपनी साइड से, ठीक है ना, लेकिन जब हमारी साइड से हम चढ़ते हैं तब आप जाकर देखिए, चाहे बटालिक वाले रेंजेस देख लीजिए, कोई रेंजेस देख लीजिए। इसी तरह अगर आप टैंक बैटल की बात कर रहे हैं, एक इनएक्सपीरियंस्ड सेकेंड लेफ्टिनेंट के लिए उस सिचुएशन में परफॉर्म करना एक अपने आप में, सिवाय 2 चीज़ों के मैं कोई चीज़ नहीं देख सकता। एक, उसे अपने टैंक और अपनी टीम पर वो भरोसा था कि नहीं यार हम इसे नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा उसके दिलो दिमाग पर एक ये छपी हुई थी कि अगर सीओ कुछ कह रहा है तो ठीक ही कह रहा है। 1 इंच का मतलब 1 इंच है। एक सर मेरे पास ये ट्रांसक्रिप्ट है जो पब्लिश हुआ था उस समय 1971 16 दिसंबर। नासिर, जब ब्रिगेडियर खेतरपाल, अरुण खेतरपाल के जो फादर थे, वो नासिर से मिलते हैं, ही से सर आई एम द मैन हु किल्ड योर सन। अभी इस पे ऑन द मॉर्निंग ऑफ December 16 आई वॉज लीडिंग द काउंटर अटैक, यानी नासिर लीड कर रहा था काउंटर अटैक को। और ब्रिगेडियर खेतरपाल पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुमने जो टैंक मारा वो अरुण का था? और तब वो नासिर कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस था ये जानने के लिए कि कौन ये टैंक चला रहा है जिसने हमारे इतने टैंक ध्वस्त कर दिए। तो अगले दिन सुबह जब ये बैटल ख़त्म हो चुका था, उसके अगले दिन सुबह जाकर के जब मैं वहाँ पर गया और इंडियन सोल्जर से पूछा कि कौन था ये जो ये टैंक चला रहा था, तब उसने बोला अरुण खेतरपाल। और तब नासिर ने उसको बोला बहुत बहादुरी से लड़े आपके साहब, चोट तो नहीं आई उन्हें, ही आस्क्ड द सोल्जर्स। और तब सोल्जर्स ने उन्हें बताया कि वो शहीद हो गए। दिस इज हाउ ही एस्टिमेटेड कि उन्होंने ही अरुण खेतरपाल का टैंक मारा है। मैं यही कह रहा था कि जब अगर वो ये बोले कि ड्यूरिंग दी फाइट ही वुड हैव नोन, वो कभी पता चल नहीं सकता। हाँ, वो बड़ी सीधी बात है। बट ये जो आप बता रहे हैं वो ब्रिगेडियर साहब हमारे जो हैं खेतरपाल सर, वो एक्चुअली लाहौर गए थे जहाँ की उनकी पैदाइश है। तो वो अपने उस कॉलेज और स्कूल को देखने गए थे, और वहाँ पर इट वाज बाय शेयर चांस कि ब्रिगेडियर नसीर एज अ रिटायर्ड मैन वाज सपोज टू रिसीव हिम एंड कंडक्ट हिम। So he didn't know till then, but it is only within that interaction कि he came to know कि yes, ये खेतरपाल साहब उसी खेतरपाल के फादर हैं जिसके साथ ये इंसिडेंस हुआ है। और इसलिए वो 2 दिन तक उन्हें कंडक्ट करता रहा, लेकिन उसने नहीं बताया। इट इज़ ऑन द लास्ट डे जब उनको विदा देना चाहता था, तब उसने कहा कि सर मुझे आपके साथ शेयर करना है कि आई एम द मैन, बट योर सन फॉट वेरी वेलेंटली एंड ही स्टूड एज अ रॉक
बिटवीन अस एंड द ब्रिज हेड। वो क्रेडिट इसलिए दे रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर इट वॉज वन टैंक विच गेव अ इम्प्रेशन। मैं तो कह रहा हूं एक्चुअली अगर नसीर का टैंक नहीं टूटा होता तो आपको नहीं लगता वो ब्रिज हेड मार देता? बिल्कुल है हाँ। लेकिन उसका टूट गया, इसलिए वो ग्रांट कर रहा है कि ब्रिज हेड और उसके स्क्वाड्रन के बीच में, नसीर के स्क्वाड्रन के बीच में सिर्फ ये एक अकेला टैंक था। बिल्कुल। क्योंकि वैसे भी मैं आपको बताऊं कि एक ट्रुप वर्सेस नियरली 12 टैंक्स, ये कोई छोटी बैटल नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मल्होत्रा को क्रेडिट कम मिलेगा, अलावत को क्रेडिट कम मिलेगा, बट जो लास्ट परफॉर्मर है, ऐसा नहीं है कि बाना सिंह जब बाना टॉप पर जीते और उन्हें परमवीर चक्र मिला तो उनकी बाकी पलटन ने कुछ नहीं किया, उन्होंने अकेले कर लिया। उस प्लाटून ने पूरा काम किया। बिल्कुल। लेकिन उस प्लाटून को ट्रिब्यूट ये दिया जाता है कि चलिए आपका जो लीडर था, जो लास्ट मिनट तक आपके पास, अदरवाइज ये सारे चक्र जो हैं, कोई भी किसी भी ऑर्डर को ले लीजिए आप, किसी भी अवार्ड को ले लीजिए, इज नॉट ओनली टू हिम, it is to that Paltan, it is to that army, it is to everybody who was in part of that operation. और इसीलिए हम पाते हैं कि वो मीडियम रेजिमेंट अपने आप को बसंतर पल्टन बोलती है, वो ग्रेनेडियर रेजिमेंट अपने साथ ऑनर ऑफ बसंतर लगा के चलती है, सब उसमें प्राइड लेते हैं। फामागुस्ता को आज भी वो पल्टन जो है, पूना हॉर्स, वो अपने गेट के ऊपर रखती है, गेट के बाहर उनके वो लगा हुआ है और उस पर लिखा भी हुआ है। ये हमारी फीलिंग्स हैं, ये हमारे वो सोवेनियर्स हैं जिनको हमें आज अच्छा लगता है कि आप सिविल लाइफ में उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, लोगों तक ले जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। खेत्रपाल नाम सबको पता होगा, बट इस डिटेल में, इस रियलिटी में लोगों को एजुकेट करना, मुझे लगता है कि परमवीर चक्र की पूरी सीरीज़ को हमें कवर करना चाहिए, महावीर चक्र को कवर करना चाहिए, उन ऑपरेशंस को भी कवर करना चाहिए जहां काफ़ी लोगों ने अपनी जान दी है। 3000 पीपल गॉट किल्ड इन बांग्लादेश। छोटी मोटी तो बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके सेक्रीफाइस के बिना सिर्फ परमवीर चक्र के या किसी चक्र के अवॉर्डी ने ही काम किया है, बट इनको देकर सरकार और आप सिविल सोसाइटी हमें ये कन्वे करते हो कि हम मिला जुला कर आपकी पलटन और उस ऑपरेशन को इस परमवीर चक्र से सम्मानित करते हैं। मुझे लगता है सर आज के डेट में इंडियन यूथ भी इस वॉर हिस्ट्री में, इंडिया की वॉर हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट ले रही है, इंडिया के वेपनरी में बहुत इंटरेस्ट ले रही है। इसी सिलसिले में 21 एक मूवी आ रही है अरुण खेतरपाल जी की लाइफ के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वो मूवी हम सबको देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें शायद हम एक जी पाएंगे वो मोमेंट जो अरुण खेतरपाल जी ने जिस तरह से सोचा, जिस तरह से उनका माइंड काम करा। और इस तरह की मूवीज भी शायद इसीलिए आ पा रही हैं क्योंकि आज ऑडियंस उसको रिसेप्शन दे रहा है इस तरह की। ऑब्वियस बात है, बिल्कुल 100%। मेजर मोहित की भी तो मूवी चल रही है आपके सामने। हाँ, धुरंधर भी इसीलिए चल रही है आपकी। क्या सही है क्या गलत है की बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात यह है जो आपने कहा कि आज का मेरा यूथ अदरवाइज उस मूवी को देख क्यों रहा है। बिल्कुल। वो मूवी हिट क्यों हो रही है? अगर 21 आ रही है तो 21 आ ही क्यों रही है, पहले तो ये बताइए। इसीलिए आ रही है ना कि somebody is convinced about कि मुझे खेत्रपाल साहब की अचीवमेंट के बारे में शेयर करना चाहिए, और ये शेयर करने से मेरी पब्लिक रिएक्ट करेगी। बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड विन विन सिचुएशन। ना अरुण खेत्रपाल साहब को पता कुछ चलेगा, लेकिन पूरी इंडियन आर्मी को ये ज़रूर पता चलेगा कि आज नहीं तो कल अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा देश इसको एक्नॉलेज जरूर करेगा। लेगेसी विल लिव ऑन। व्हाई नॉट? इट शुड, इट डिजर्व्स इट। मैं अपनी जान सिर्फ अपने देश और अपनी पलटन के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं कम से कम आपसे हकदार हूँ कि आप भी मुझे एक्नॉलेज करिए। यस, और मेरे को लगता है सर दिस इज़ द लीस्ट दैट वी कैन डू फॉर आवर आर्मी मैन। जय हिंद सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस वेरी इम्पॉर्टेंट एपिसोड, जिसमें हम इंडियन आर्मी के उन वैलर्स, उन चीज़ों को एक्नॉलेज कर पाते हैं जो शायद नॉर्मल लाइफ में थोड़े से हिस्ट्री में खो जाते हैं। ओ यस, 100%। आप लोग नॉर्मल हिस्ट्री में आपको बाकी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, कई बार फौज भूल जाते हैं आप। इस तरह के जो अवेकनिंग्स हैं, अवेकनिंग कॉल्स आप जैसे लोग जब कर रहे हैं, there is nothing better that can happen. I can only salute you as a youth
कि यू आर लीडिंग देम एंड यू आर लीडिंग देम फॉर समथिंग विच इज़ गुड फॉर द कंट्री, फॉर द आर्मी एंड फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने अपनी जान अपने देश, अपनी रेजिमेंट के नाम पर दी है. And I salute you, sir, for the service you've done to our nation and the service that you continue to do through these public speaking. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. Jai Hind.